My name is Nikhil and I look after customer acquisition for Safal Fasal. And मैं आज यहाँ पे जितने भी हमारे first of all I would like to thank Coromandel team for coming here as a key speaker and we'll be speaking about nutrition management for rice crop. And मैं हमारे और बाकी जो partners है Dr. Reddy's Foundation, Reliance Foundation, Tanager, टेक्नोसर्व और बेसिक्स जो आज यहाँ पे उनके प्रतिनिधि उपस्थित है और उनके जो फार्मर्स एज वेल एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स जो यहाँ पे हमारे साथ आज है उनको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा सेशन जो आपको पता है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर राइस क्रॉप है तो हम इसे आज शुरू करते हैं और पहला हमारा एजेंडा है कि हम आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे सफल फसल के बारे में और मैं उसके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे साथ सफल फसल टीम से कुंदन जी भी आज यहाँ पे है, विलास है और इंद्रेश जी भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे हो ना सब लोग? कैन यू जस्ट से हाय? Yeah, hi sir. Okay. Hello, Kundan this side. Great. So सफल फसल basically क्या हो रहा है? सॉरी मेरा स्क्रीन अनशेयर हो गया था। तो सफल फसल ये कंप्लीट एग्रीकल्चरल प्लेटफॉर्म है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे किसान मित्र है और किसान कम्युनिटी है इनको हम किस तरह से एम्पावर कर सके सो दैट बाय डूइंग राइट काइंड ऑफ मार्केट लिंकेजेस फॉर देयर एग्री आउटपुट एज वेल एज हम किस तरह से इनको मार्केट से बेस्ट इनपुट प्रोवाइड करा सके। इसलिए हम अलग अलग टाइप की इनपुट कंपनीज के साथ टाइप कर रखा है हमने और इस तरह से हम फार्मर्स को और फार्मिंग कम्युनिटी को इनपुट्स राइट इनपुट्स और एक्सेस टू बेस्ट इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग agri advisory the way today we are having a session on how to have about the best practices for paddy crops the similar way हम और भी अलग अलग क्रॉप्स के साथ ये करने वाले हैं। तो ये हमारी तरफ से एक एग्री एडवाइजरी का भी सर्विसेज अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है वो भी हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन प्रोडक्ट्स, पंप कंट्रोलर, इस तरह के वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी जो फार्मर्स के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आज अवेलेबल है। और इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स जो आपको हार्वेस्टिंग के वक्त या सोइंग के वक्त जिस भी एक्टिविटी के वक्त फार्मिंग एक्टिविटी के वक्त ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो ये किसान मित्रों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनको जो भी चीज खरीदी करना है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद सकते हैं और जब इनका हार्वेस्ट हो जाता है तो वो एग्री प्रोड्यूस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इनपुट्स के लिए है और मैं कुंदन जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जो भी हम इनपुट्स में इंटरवेंशंस कर रहे हैं आज एज ए सफल फसल, इसके बारे में कुछ लाइनें बोले। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोरोमंडल की टीम, सारे एफपीसीज जो है, जो स्केलिंग पार्टनर्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन, टैनेजर और बाकी लोग जो भी हैं, अपनी टीम, सबका यहाँ इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। सफल फसल के बारे में जो निखिल जी ने बताया उसको हल्का आगे ले जाते हुए जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि सफल फसल आगे चलकर क्या क्या करना चाह रही होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का जो स्केलिंग पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ काम करने का है, कुछ का लीड फार्मर्स कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे इन लीड फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए क्वालिटी इनपुट जो हम लोग लाकर आप लोगों को एक रीजनेबल प्राइस पर
प्रोवाइड कर सकें, वो एक हम लोग का सबसे मेजर गोल है। क्योंकि हम लोग का मानना है कि यदि आपको अच्छा इनपुट मिलता है, जो ऑलरेडी मार्केट में सारी कंपनियां काम कर रही हैं, वो अच्छा इनपुट मिलता है और अच्छे ढंग से खेती होती है, तो उत्पादन कम से कम 10% से लेकर 25% तक, और जो रेनफेड इकोनॉमी जोग्राफीज हैं उसमें 40 से 50% तक अगर सही इनपुट का इस्तेमाल हो तो उत्पादन बढ़ सकता है। परंतु 10 से 25% केवल एग्रोनॉमी में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो स्पेशली धान जैसी फसलों में हम लोग देखते हैं कि वो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इनपुट के बाद जो दूसरा हम लोग का एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन, कैसे हम लोग ठीक ढंग से खेती करें। आज जैसे कोरोमंडल के एक्सपर्ट भी बता रहे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ें, किन बातों का ध्यान रखना है, क्वालिटी सीड क्या होता है, हम लोग कैसे खेत को अच्छे ढंग से तैयार करें। आजकल धान में जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस हो गया है, आपका वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी, ये सारी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो कैसे हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर, बिहार में जैसे सिस्टम्स इन राइस इंटेंसिफिकेशन पर काफ़ी काम चलता है, तो कैसे अच्छी तकनीक के साथ हम लोग उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस और उसको कैसे फार्म मैकेनाइजेशन के साथ हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हम लोग धीरे धीरे शुरुआत कर रहे होंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, उनके पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं है कि वो इनपुट खरीद सकें, या फिर बैंकिंग फाइनेंस भी उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। NBFCs ये सब हैं जो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो आवश्यक है कि कैसे उनको कुछ भी अच्छा करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है या इनपुट खरीदने के प्रोसेस को कैसे हम लोग फाइनेंशियली कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे होंगे। जिन FPCs के साथ हम लोग कर रहे होंगे काम, उनमें से कुछ चुनिंदा 2-4 के साथ हम लोग चाहेंगे इस साल की उनके कंप्लीट आउटपुट को हम लोग कैसे मार्केट कर सकें। तो मार्केट लिंकेजेस पार्ट पर हम लोग इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहते हैं, जो मिल्स हैं, वो कैसे प्रोडक्ट को सीधे फार्मर के फील्ड पर ले जा सकें। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी वन नेशन वन मार्केट को कॉन्सेप्ट को लाया, जहाँ पर फार्मर और कंपनियां डायरेक्ट मिलकर काम कर सकती हैं। तो कैसे इसमें हम लोग कुछ कर सकें 3-4-5 FPCs के साथ, उसको हम लोग देख रहे होंगे। और इसके बाद आज जैसे हम लोग कुछ क्रॉप को देख रहे हैं कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन, जैसे हल्दी है, कैसे हम लोग अच्छी हल्दी को प्रोड्यूस करके उसका ब्रांडिंग करके उसको मार्केट तक ले जा सके। तो कुछ प्रोडक्ट को हम लोग चुनकर उसके साथ काम कर रहे होंगे। कुछ FPCs के साथ हम लोग वेजिटेबल के लिए कलेक्शन सेंटर क्रिएट कर रहे होंगे, और वो कैसे फिर उसका मार्केट लिंकेज किया जा सके और अपना मार्केटिंग टीम हम लोग क्रिएट करके उसको मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो 3-4 FPCs के साथ अलग अलग मॉडलों पर हम लोग काम कर रहे होंगे, और कोशिश ये होगी कि एक पायलट करके हम लोग फाइनल कंक्लूजन कर पाएँ कि क्या अच्छा है, क्या काम हो सकता है, क्या किस में क्या सुधार की आवश्यकता है। तो उसके साथ ही सफल फसल फाइनली जो है हम लोग साल भर के अनुभव के बाद देखेंगे कि किसको रियली स्केल अप किया जा सकता है, और उस डायरेक्शन में 1 या 2 के कॉम्बिनेशन या 3 के कॉम्बिनेशन में हम लोग, तो जो उद्देश्य है इस बार हम लोग लगभग 1 लाख किसानों के साथ पूरे साल में, कुछ खरीफ के साथ पहुंच रहे हैं, कुछ रबी में भी ऐड कर रहे होंगे। तो कैसे 1 लाख किसानों के साथ हम लोग इस साल काम कर सकें, जहां उनका इनपुट से लेकर आउटपुट पर हम लोग इंटरवेंशन अपना कर सकें। इस लक्ष्य के साथ हम लोग इस पूरे साल अपने एक्सरसाइज, अपने कोशिशों को आगे जारी रखेंगे। निखिल आप। धन्यवाद कुंदन जी। और अभी हम हमारा सफल फसल का एक डेमो देंगे छोटा सा। इसके लिए मैं रामानुज को बोलूंगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें यहाँ पे। Ramanuj, are you there? Yes, I'm there. Can you share the screen? There is an option to share screen. I'm not getting the option. Share screen. Okay. आपको मिल रहा है ऑप्शन रामानुज?
नहीं निखिल, I can't go through. अच्छा, it's okay. I'll try from my end. It's fine. ठीक है, मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ आपको। ये इस तरह से हमारा सफल फसल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज है। जैसे आप एग्री प्रोड्यूस में जाओगे तो इस तरह के सब कैटेगरीज है, जिसमें फूड ग्रेन, ऑयल सीड, इसेंशियल ऑयल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, इस तरह की कैटेगरीज है। और उसमें और सब कैटेगरीज रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रूट्स ले लेंगे आप, तो आंवला, एप्पल, बनाना, लेमन, लीची, मैंगो, इस तरह के सब कैटेगरीज होंगे। और आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो लिस्टिंग दिखेगी, जो भी मैंगोज की लिस्टिंग है या जो भी फ्रूट्स की लिस्टिंग है। सिमिलर वे में आपको एग्री इनपुट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ, ऑर्गेनिक इनपुट्स, और उसमें फिर आगे अलग अलग सब कैटेगरीज होंगी। तो जब भी आपको कोई भी एग्री इनपुट्स की खरीदी करनी हो, आपको इनमें जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो और परचेस कर सकते हो। इसके अलावा सोलर प्रोडक्ट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। जस्ट मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। एनिमल फूड एंड प्रोड्यूसर्स में कैटल फीड्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और फार्म इक्विपमेंट्स भी अलग अलग टाइप के पंप्स और कंट्रोलर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, इस टाइप। तो जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पार्टनर के थ्रू हम अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और इंश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड। ये हमारा बायर पोर्टल है। तो किसी को भी अगर कोई भी बाय करना है तो उसको सीधा आपको लॉगिन पे जाना है, यहाँ साइन अप करना है। आपका सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। वो जब भी आप मोबाइल नंबर डालते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आता है। वो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे और साइन इन करोगे तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। इसके अलावा अब अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो उसके लिए हमारा एक मर्चेंट पोर्टल है। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो Yes, हेलो, देख यस यस, ओके। तो इस तरह के ये मर्चेंट पोर्टल है जहां से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। कैटलॉग में जाके आप नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी होती है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना होगा तो बनाना की कैटेगरी में आपको जाके उसको कंफर्म करना होता है। फिर उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसकी जो भी क्वालिटीज है वो डालनी है, उसका प्राइस डालना है और जिस क्वांटिटी में आप बेचना चाहते हो वो डालना है। जब यहाँ पे आप पब्लिश कर दोगे तो आपके ये हमारे बायर पोर्टल में वो दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसका पूरा समरी आपको इस डैशबोर्ड में दिखता है। तो इस टाइप का ये जो भी सेल करना चाहता है उसके लिए सेलर पोर्टल है, और जो भी बाय करना चाहता है इसके लिए बायर पोर्टल है। तो इसी तरह ये मैं डेमो सफल फसल का समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं हमारे जो भी की स्पीकर्स है, प्रीतेश जी और उनकी टीम को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू निखिल। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। स्क्रीन विजिबल है वहां पे? हाँ, विजिबल है। ओके, ओके, थैंक यू निखिल। सबसे पहले तो हमारे सारे किसान भाई, फार्मर ग्रुप के जो प्रतिनिधि हैं, बीपीसी के हमारे मित्र, बाकी कंपनियों के हमारे मित्र, उन सबको नमस्ते करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ यहाँ जुड़ पाए। उम्मीद है कि आप सबके घर परिवार में, आपके आसपास में हर चीज कुशल है। इस बार की खरीफ की शुरुआत हमारी काफी एक अनिश्चित समय के बीच में हो रही है। जिस तरह से मार्केट
में जो मूवमेंट है, जो हमारे उपज को लेके जो जैसे दाम आ रहे हैं चीज़ों की, जो जैसे सप्लाई पे कहीं ना कहीं इस महामारी का और लॉकडाउन का एक प्रभाव पड़ा है, उसने हमें एक तरह से कई नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया है, मजबूर किया है। कृषि की अगर हम बात करें तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित तो हम नहीं कहेंगे, बट ये हर तरह से इससे अछूई नहीं है। कोरोमंडल एक कंपनी, एज ए कंपनी जो फर्टिलाइजर और एग्री इनपुट में काफी सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, किसानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे आप किसानों तक सही जानकारी और हमारी सर्विसेज पहुंचा पाए। तो इस दिशा में बीपीसी ने जो ये माध्यम स्थापित किया है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हम कृषि जगत की बात करें तो पिछले 10-15 सालों में, इस दशक में काफी तेजी से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। काफी बदलाव हमारे लिए प्रेरक हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम किसानों की दिक्कतों की बात करें तो वो कम होती नहीं दिख रही। अगर हम लागत की बात करें, जो कि एक किसान की एक सीजन में एक फसल में इनपुट से लेके उसके जो बीज हैं, जो उसके कारीगर लगते हैं खेतों में, इरिगेशन के लिए जो उसे सिस्टम लगाना पड़ता है, इन सब में जो उसकी लागत है और उसके एवज में जो उनका उससे आय आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हम कहेंगे पॉजिटिव या सपोर्टिंग नहीं रहा है किसानों के लिए। रिसेंट टाइम्स में काफी सारी स्कीम्स और कोशिशों के बावजूद सरकारी विभागों की भी, हम प्राइवेट कंपनियों की भी बहुत बदलाव तो आ रहे हैं, पर उसका जो दायरा है या दर है काफी लिमिटेड है, काफी संतुलित है अगर हम कहें तो। इस टाइम पे जरूरी ये हो जाता है कि हमारे जो पुराने रवैये हैं, जो पुराने तरीके हैं किसानी को लेके, जो खेती को लेके, हम उसकी एक बार जो है एग्जामिनेशन करें, उस पर एक बार सोचें कि कहाँ हमें बदलाव की जरूरत हो सकती है। हमारे आसपास जो देश में चल रहा है या दुनिया में जो नए तरीके आ रहे हैं, उससे हम सीख लें और ये देखें कि हम अपनी खेतों पे क्या कुछ हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिससे जो है हमारी ओवरऑल जो लागत है वो निकल कर आए और लंबे समय तक एक सस्टेनेबल तरीके से हम अपने इस ऑक्यूपेशन को हम मेंटेन कर सकें। तो इस डायरेक्शन में ये एक मीटिंग भी एक कोशिश है कि हम आप तक कुछ काम की जानकारी पहुंचा पाएं, जिससे आपके लिए लाभकारी हो। और साथ ही साथ इन ऐसे मीटिंग्स हमारे लिए भी एज ए कंपनी जो कि किसानों के लिए काम कर रही है, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हम आपकी मेहनत से, आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपनी फील्ड पे, उससे सीखते हैं, ताकि हम अपनी जो सर्विस और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें बदलाव लाके आपके लिए, आपकी जरूरतों के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करके हम और बेहतर बना सकें। तो ये उसी दिशा में एक छोटी सी कोशिश है। मैं जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है धान की फसल को लेके, उसके लिए हम अपनी जो खाद प्रबंधन है, जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है, उसको तरह से बेहतर तरीके से कम लागत में हम उसको मैनेज कर सकें, उस पे जाने के पहले मैं अपनी कंपनी का, हमारी कोरोमंडल कंपनी का एक छोटा सा विवरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कोरोमंडल की हम बात करें तो ये देश की सबसे पुरानी फर्टिलाइजर कंपनीज में से, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शायद इनफैक्ट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम जिसे कहते हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर में, उसका सबसे पुराना मैन्युफैक्चरर इस देश में है। 1906 में हमारी सबसे पुरानी प्लांट लगी थी, जो कि उस वक्त ब्रिटिश कंपनी EID के अंडर में, ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी के अंडर में आती थी। 1991 तक हमारे साउथ बेस्ड जो एक सामुदायिक ग्रुप है, मुड़गप्पा,
इसने इसको टेक ओवर कर लिया और आज हम इसी ग्रुप के हिस्सा हैं। मुरुगप्पा की बात करें, ये एक काफी डाइवर्स और फैला हुआ विस्तृत बिजनेस है इसका, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके घर की जरूरतमंद छोटी छोटी चीजों तक हर तरह के प्रोड्यूस और सेक्टर्स में इसका प्रेजेंस है। पिछले 29 सालों में कोरोमंडल बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ ब्रांड जिनसे आप पहले से जानकार होंगे, जैसे गोदावरी और लिबर्टी का नाम काफी सारे जो हमारे पुराने किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे, उन्होंने सुना होगा। तो इन सारी कंपनियों को हमने टेक ओवर किया, एक्वायर किया, और इसके साथ साथ हम बढ़ते चले गए। अभी इंडिया में अगर एसएसपी और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करें तो हमने लगातार पहला दूसरा पोजीशन मेंटेन किया है। हमसे बड़ी जो कंपनी है वो है इफको, जो कि एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। साउथ में हमारा प्रेजेंस हमेशा नंबर 1 रहा है। साथ ही साथ यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा में भी हमारा ब्रांड ग्रोमोर एक काफी प्रचलित और जाना माना नाम। ये मुरुगप्पा ग्रुप का हमारा छोटा सा विवरण है। आप सभी हरक्यूलिस और बीएसए साइकिल ब्रांड से आप को जानते होंगे, ये इसी ग्रुप का हिस्सा है। चोलामंडलम जो फाइनेंस में, इंश्योरेंस में एक बड़ा नाम है, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। साथ ही साथ पैरी जो कि आपके सैनिटरी टाइल्स और इस तरह के उत्पादों में एक बड़ा नाम है, ये इसी ग्रुप का हिस्सा है। तो जो हमारी ये यहाँ पे हमारा ये बात करने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा नींव है, जो मजबूती हम पा रहे हैं इतने सालों के जो प्रैक्टिस से, जो हमारा मार्केट में हमने काम किया है, उससे जो हमें लर्निंग मिली है, यही लर्निंग हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएं। अगर बात करें हमारे फर्टिलाइजर और इनपुट प्रोडक्ट्स की, तो लगभग सारे ग्रेड जो मार्केट में आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, केमिकल फर्टिलाइजर में हो, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट में हो, हम लगभग सभी सेगमेंट्स में मौजूद हैं और काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छे रेपुटेशन के साथ हम किसानों के बीच में काम करते आ रहे हैं। हाल फिलहाल के टाइम में हमने अपनी आपकी ज़रूरतों को और किसानी में जो बदलते हुए ट्रेंड है उसको देख के काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स, काफ़ी और हमारे जो पुराने प्रोडक्ट हैं उसमें काफ़ी बदलाव करके, वैल्यू एडिशन करके काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं, जो कि आज की ज़रूरत और जो मिट्टी की ज़रूरत है अभी के टाइम में, उसको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करती है, उसको एड्रेस करती है। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम विस्तार में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैं चाहता हूं हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कंपनी के एक सीनियर स्पोक्स पर्सन, जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 30-35 वर्षों से किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारा जो उत्तर का बेल्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के में धान और गेहूं के फसल के काफ़ी अच्छे जानकार प्रमोद पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा वो आपको धान की फसल के पोषक प्रबंधन को लेके विस्तृत जानकारी दें। प्रमोद जी, हम जुड़े हुए हैं। थैंक यू प्रीतेश। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। हमारे सभी किसान मित्रों का सफल फसल के जो संयोजक हैं, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम इस टाइप का ऑर्गेनाइज किया है हमारे किसान मित्रों के लिए, उनका कोरोमंडल इंटरनेशनल की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी का इस संगोष्ठी में, इस मीटिंग में, इस वेबिनार में बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। तो हम बात करेंगे आज कि धान, भारतवर्ष में धान की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए और धान की इम्पोर्टेंस भारतवर्ष में क्या है इस फसल की। तो आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे कि 2/3 मतलब 43% इंडियंस के लिए धान उनका भोजन है। अगर पैडी का, धान का फसल नहीं हो तो हमारा 43% लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फसल है
और ये हमारे लोगों के भोजन के में विभिन्न तरीके से काफ़ी रूपों में उपयोग में लाई जाती है। इसमें 22% टोटल जो एरिया है वो कवर्ड किया जाता है धान के द्वारा। अन्य फसलों में जैसे 100% में 22% हम धान की फसल में एरिया कवर्ड करते हैं। और एनुअल हमारा उत्पादन करीब 100 मिलियन मेट्रिक टन है इसका धान का। दूसरा, हमारे साइंटिस्ट ने एक अप्रोक्सीमेटली ये लगाया है कि 2035 तक हमको 116 मिलियन टन और धान की आवश्यकता या चावल राइस की आवश्यकता भारतवर्ष में लोगों को भोजन के रूप में देने के लिए पड़ेगी। तो उसके लिए हमको आज से प्रिपेयर होना है। 2020 के लिए हमको एक 165 मिलियन टन राइस की ज़रूरत है। तो मौजूदा विकास दर हमारी 1.35% प्रतिवर्ष भारत 2020 में 106 मिलियन मैट्रिक टन का चावल उत्पादन प्राप्त कर सकता है इससे। ये हमारे एक छोटा सा विजन है। इस विजन को लेके 2035 में इंडिया कहाँ जाएगा, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, हमको कितने भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आज की खेती को स्वरूप दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रीतेश में नेक्स्ट। हमारे सभी किसान मित्रों को यहाँ पे जो भी वेबिनार में लोग हैं उनको सबको मालूम होगा कि एक प्लांट का एक साइकिल रहता है, पौधे का एक साइकिल रहता है। जब से हम बीज जमीन में डालते हैं और जब उसका बना हुआ बीज बाहर निकालते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमको 16 तरीके के एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं। तो एक यहाँ पे हमने एक प्लांट के स्वरूप रखा है, उसके हिसाब से आप लोगों को दिखाया है कि हमको कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं एक बीज को पौधा बनाने में और उसका पुनः उपज लेने में, बीज बनाने के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमको नेचर ने दिए हैं, थ्री न्यूट्रिएंट्स। इनका हमको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हमारे जो किसान मित्र सुन रहे हों तो ये उनके सुनने और नोट करने की बात है। निश्चित रूप से वो अगर सुन रहे हों हमको तो अपनी डायरी निकाल के लिख लें। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, जिनके बिना हम खेती नहीं कर सकते या कोई पौधे को हम उसका जीवन यापन नहीं चला सकते हैं। ये हमको कंपल्सरी चाहिए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। जो हमारे बहुत से किसान मित्र हैं वो अभी भी इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को फसलों में उपयोग में नहीं ला रहे हैं, जो कि अब अति आवश्यक है, क्योंकि पहले ये हमारी ज़मीनों में उपलब्ध थे। ज़मीनों को हम ऑर्गेनिक देते थे, ज़मीनें हमारी अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे हमने मिट्टी का दोहन कर करके, क्योंकि हम साइकिल में कई सारी क्रॉप्स निकाल रहे हैं, अभी 3 क्रॉप्स 4 क्रॉप्स इन ए ईयर ले रहे हैं, तो हमारी ज़मीनों को इन न्यूट्रिएंट्स की अब आवश्यकता होने लगी है और ज़मीनों में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी है। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मोस्टली हमने ये देखा है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, करीब 80 से 90% हमारे किसान मित्र माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में सजग नहीं है, या उनको ज्ञान नहीं है, या उनको नॉलेज नहीं है। तो वो हमारे साथ होते हैं, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे बोरान है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है। ये सारी फसलों के लिए अति आवश्यक हैं। इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं पुनः रिपीट करता हूँ, जो हमारे किसान मित्र हमको सुन रहे हैं वो अपनी डायरी में लिख लें कि हमको एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट 16 ऐसे चाहिए रहते हैं जो क्रॉप की साइकिल को पूरा करते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमको नेचर ने दिया है, हम कहें भगवान ने दिया है या प्रकृति ने दिया है। जैसे बारिश का पानी आएगा तो पानी मिलेगा। हमारा कार्बन जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो हम आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं, नाइट्रोजन यूरिया से नाइट्रोजन डालते हैं, DAP या SSP से हम फास्फोरस लेते हैं या किसी NPK से, और पोटास हमको पोटास के रूप में हम लेते हैं या मिक्स फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, फेरस है और सिलिकॉन है।
तो ये आपको अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स हम बताएंगे आपको कि धान की फसल में आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें जरूरी रहते हैं, क्या कौन कौन से तत्व जरूरी रहते हैं, उसके हिसाब से आप धान की फसल में जाएंगे। धान की किसी भी फसल की 3 स्टेज होती हैं, तो धान की आपको 3 स्टेज यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक वेजिटेटिव फेज रहता है, बहुत सारे लोग नर्सरी तैयार करते हैं, बहुत सारे हमारे किसान मित्र जो हैं डायरेक्ट सोइंग करते हैं जब बारिश आती है, या ड्राई सोइंग करते हैं जब बारिश आती है तो बीज उग जाता है। और सेकेंड स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हमारा फूल और फल तैयार होते हैं। और राइपनिंग स्टेज होती है जिसमें हमारा फल पक के तैयार होता है। तो ये 3 स्टेज होती हैं धान की। उन तीनों स्टेज के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और हमको कौन सा पोषक तत्व कब देना चाहिए। जैसे बेसल लिखा हुआ है, बेसल में हमको कब, जब बुवाई से पहले, जब आप धान के खेत की तैयारी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसल डोज देना। जब तैयारी करते हैं तो बेसल में मिट्टी में आपने देखा होगा कि आप खाद फेंक देते हो रुपाई से पहले, और उसमें फिर अपनी रुपाई कर देते हो, या बीज बुवाई से पहले खाद फेंकते हो, फिर उसमें बीज की बुवाई करते हो। टिल्लिंग स्टेज, जब आपके 30 से 35 दिन का जब धान हो जाता है, या 40 दिन का हो जाता है, और उसमें टिलर्स निकलने लगते हैं, जब आप देखते हो एक एक पौधे से जब फूट निकलती है, 4 से 8 से 10 से 20 जब टिलर्स निकलते हैं, उस टाइम पे आपको आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की। और जब पौधा आपका फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग, जब उसमें दाना भरने की स्टेज आती है, उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और जब दाना पकने की के उस पर स्टेज पे पहुंचता है, तब उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता होती है। अभी कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स कैसे देंगे हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। नेक्स्ट, अभी आप समझ लीजिए, मैंने आपको 16 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था पीछे। उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स में बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन का रोल क्या रहता है? नाइट्रोजन मतलब आप ये समझिए, नाइट्रोजन जो हमारे किसान मित्र नहीं समझ पा रहे हो, नाइट्रोजन आप लेते हो ज़्यादातर यूरिया के रूप में। जब आप यूरिया डालते हो तो आपकी फसल को नाइट्रोजन मिलता है। आपने देखा होगा यूरिया के बैग पे 46% एन लिखा रहता है, 46 बहुत बड़ा लिखा रहता है, एन लिखा रहता है। तो उसका मतलब है कि उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करता है? ये पौधों का वेजिटेटिव मतलब वानस्पतिक वृद्धि में योगदान देता है। ये पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों बैक प्रीतेश। हाँ जी प्रमोद सर। हेलो, हाँ बैक सर, बैक करूं? हाँ यस ओके प्लीज। सो ये पत्तियों में हरा रंग पैदा करता है। जहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जहाँ पे आएगी, वहाँ पे आपकी लीव्स जो हैं, नाइट्रोजन की कमी से लीव्स क्या होंगी? आपकी पीली पीली पड़ने लगेगी, पीलापन आने लगेगा। पौधों की पत्तियों का रंग पीला और हल्का हरा हो जाता है, ठीक है। और पौधों का बढ़वार नहीं हो पाती, पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। दाने वाली फसलें जैसे मकई, धान आदि में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियां सूखती हैं। आप कभी भी देखना, पौधे जहाँ आपका पौधा लगा होगा, अपर लीव्स विल बी रिमेन ग्रीन, एंड नीचे वाली पत्तियां जो हैं आपकी सूखनी चालू हो जाएंगी। पत्तियों का रंग सफ़ेद और पत्तियां कभी कभी जल सी जाती हैं, जैसे बर्निंग हो जाती है, जैसे कहीं पे आग उनको मिल रही हो, जब ज़्यादा हीट मिलती है और वो जला हुआ जैसा महसूस करती हैं, इस तरीके की पत्तियां हो जाती हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन आपकी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके बिना हम वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, और पौधे को वहां तक नहीं ले जा सकते हैं जब उसमें फल और फ्रूट प्रॉपर ढंग से तैयार हो सके। इसी तरीके से फास्फोरस का रोल क्या रहता है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि मुझे बताया गया है कि टाइम 45 मिनट्स का ही मिला है, तो मैं आपको डिटेल में नहीं जाके सारा टॉपिक कवर करने के लिए 45 मिनट्स में कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी ये कोशिश करूँगा कि आप एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स के मामले में थोड़ी समझदारी आपके अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी कोई प्रोडक्ट आपको सेल करने नहीं आई है, आपको केवल ये समझाने आई है कि हर एक न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या रहता है, और अगर इन न्यूट्रिएंट्स को, इन तत्वों को सही ढंग से किसी फसल में दिया जाए, तो उस फसल की पैदावार में 20 से 25% का इजाफा हो जाता है, अगर सही ढंग से दिया जाए, उपयोग सही ढंग से करें। तो फास्फोरस का मेजर रोल रहता है।
फास्फोरस जड़ों के विकास में बहुत सहायक होता है। ये ऊर्जा, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। कोशिका विभाजन में भी बहुत बड़ा सहयोग देता है। और फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी और भूरा हो जाता है। आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, जो हमारे किसान मित्र इस पे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है। इस टाइप का जब भी आपको कलर दिखाई दे, आप समझ लो आपकी फसल में फास्फोरस की कमी है, तो आपको फास्फोरस का आपने सही डोज नहीं दिया है। पौधों की जड़ों में के विकास में ये बहुत सहायक होता है, और अगर इसमें नहीं है तो जड़ें धीरे धीरे अंदर से सूखने लगती हैं और वो बढ़ नहीं पाती हैं। अधिक कमी से तने का गहरा नीला पड़ जाना दिखाई देता है। तो ये आपको 2-3 मोटी मोटी चीजें देख लो, लीव्स देख लो, ठीक है, रूट्स देख लो, जड़ देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें फसल में फास्फोरस। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, मैं किसान मित्रों के खेतों पे जाता हूँ, तो जैसे ये लीफ दिखाई दे रही है, तो वो लीफ लेके जब डीलर के पास जाते हैं, या जहाँ से वो पेस्टिसाइड का कुछ परचेजिंग करते हैं, या उनके पास में जो एग्री इनपुट की शॉप रहती है, वो ये बताते हैं देखो ये बीमारी हो गई हमारी फसल में, और वो उसका कुछ गलत तरीके का मेडिसिन लेके आ जाते हैं। तो वो आप लोगों को थोड़ी सी इतनी जानकारी रखनी है कि ये कोई आपकी बीमारी नहीं है, ये आपका फास्फोरस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट। सो थर्ड है आपका पोटेशियम। तो मैंने 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो पोटास क्या करता है, पोटास की कमी से पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं। कुछ बात कर रहे हैं। एक दरखास्त करूंगा, जो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज अपना म्यूट कर सकते हैं, माइक म्यूट कर सकते हैं। प्लीज माइक म्यूट पर रख लीजिए, जिन लोगों को बात करना है। सो कैन आई कंटिन्यू? हाँ प्लीज प्रमोद जी। सो पोटास में पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं, जो आप दिखाई दे रहा है साइड में एक फोटोग्राफ है, पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं, तथा ये क्या होती हैं, ये टाइम से पहले गिर जाती हैं। ठीक है, धान में जड़ों का विकास भी कम हो जाता है पोटास की कमी से। निचली पत्तियां पहले सिरे से सूखती हैं, फिर किनारे उनके सूखते हैं। आप कभी देखना टिप जो पत्ती का जो सिरा है वो पहले सूखेगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी पत्ती किनारे से सूखने लगेगी। ये पोटास की कमी के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए आपको पोटास, ये 3 न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ध्यान रखना है किसी भी फसल के लिए, धान के लिए नहीं, किसी भी फसल के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए वैज्ञानिकों द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा जो उनके लिटरेचर पर लिखा गया है। उसके अलावा फिर आपको 3 हमने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बताए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम क्या करता है, नई पत्तियों के किनारे से जैसे मुड़ जाना, ये आप देख रहे हैं साइड में आपको फोटो लगा हुआ है, नई पत्तियां जब किनारे से मुड़ जाएं, समझ लो उसमें आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी है। जड़ों का विकास भी कम हो जाता है। धान में नई कलियां परिपक्व दिशा में और मुरझाई हुई आती हैं। तो जो आपका कैल्शियम की कमी के कारण आपको अलग दिखाई दे जाएगा कि लीव्स ऊपर से टर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रीतेश प्लीज नेक्स्ट। एक मिनट, निखिल शायद ये स्क्रीन लॉक हो रहा है। स्क्रीन लॉक हो रहा है। बेटर। ओके, मैं बाकी सारे लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, जो बात कर रहे हैं वही ऑन रखिए। ललन जी, शेर बहादुर जी, प्लीज आपका माइक्रोफोन बंद करिए। देखिए, सभी किसान मित्रों से जो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपना स्पीकर म्यूट पे कर लें। म्यूट पे कर लें प्लीज। मैं कंटिन्यू करता हूं। ये आपके लिए बहुत ही हमारे सभी किसान मित्रों के लिए बहुत उपयोगी सलाह है। आप इसको बहुत ध्यान से सुने। एक अगर 40 मिनट आपने इसको ध्यान से सुना तो नेक्स्ट आने वाली फसल में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये निश्चित है। तो
नेक्स्ट मैं जाऊंगा सल्फर पे। सल्फर क्या करता है, ये अमीनो एल्बम, प्रोटीन्स और वसा तेल और विटामिन के लिए बहुत ही निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। इसका जैसे आपका जो तिलहनी फसलें हैं जो तेल वाली हैं, के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। ये पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण भी करती है। किसी भी पौधे में सल्फर क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत सहायक होती है। एक गाला जब बाली बना था ना, रखते समय कौन खाने डायरेक्ट चाहिए। प्लीज जो लोग बात कर रहे हैं वो म्यूट पे कर लें जरा। थैंक यू। सो इसको आप कैसे पता करोगे सल्फर की डिफिशियंसी आपके पौधे में है? आपके साइड में एक फोटो हमने यहाँ लगाया हुआ है, जो लोग देख रहे हैं, नई पत्तियों का पीला पड़ना तथा बाद में सफेद हो जाना। ये सबसे पीला पड़ना देखो, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारा नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन बाद में वो व्हाइट हो जाती है, सफेद हो जाती है। तो रितेश, डिस्टरबेंस काफी हो रहा है, सब लोगों को जरा रिक्वेस्ट करो कि वो अपना ये म्यूट पे कर लें, जिससे कि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। प्रमोद जी अभी कर दिया है म्यूट सबको। जी थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था आपका सल्फर का बात कर रहा था। तो ये नई पत्तियां जो है उनमें पीलापन आता है, बाद में वो सफ़ेद हो जाती हैं। गन्ना, मक्का, कपास, तोरिया, टमाटर, ऐसी जो फसलें हैं इनके तनों का लाल हो जाना उसमें होता है, जो आपकी ये फसल मैंने गिनाई। गंधक के अभाव में पौधे पीले, हरे, पतले और आकार छोटे आकार के हो जाते हैं। जो ये यहाँ पे फोटो लगाया है, आप इजीली पहचान सकते हो, पहला सिम्टम से ही पहचान सकते हो कि इसमें आपके सल्फर की कमी है। जैसे पीले होकर व्हाइट होने लगे, समझ लो इसमें सल्फर की कमी है। तो फिर मैं आपको बोरान के बारे में बताऊंगा। ये बोरान जो है कोशिका विभाजन, जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं पौधे की, उसके विभाजन और कोशिका की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट बनाने में ये बहुत सहायक है। ये पौधे में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। तो बोरान का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत हमको छोटी देनी है अपनी फसल में। ये DNA, RNA को भी मेंटेन करता है। पौधे की ऊपरी बढ़वार का रुकना, इंटरनोड की लंबाई का कम होना अगर है तो समझ लो आपके बोरान की कमी है। जैसे आपका गन्ना है, उसमें इंटरनोड जो आपकी गठाने के बीच की दूरी है, अगर वो कम होती है समझ लो बोरान की वजह से हो रही है। नई पत्तियों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाना, समझ लीजिए बोरान की कमी है, झुर्रीदार हो जाती हैं। पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाएं तो इट इज द बोरान डिफिशियंसी। आप देखो इसमें ये नीचे वाले फोटो में आपको दिखाया है। बोरान की कमी से चुकंदर में हार्ट राट, फूल गोभी में ब्राउन टिक या खोखला तना और तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी का भी लगना ज़्यादा पाया जाता है जब बोरान की कमी होती है। तो नेक्स्ट प्रीतेश जी, नेक्स्ट। एक मिनट सर, टाइम लेता है। तो सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिंक की कमी, आपका जिंक आपके धान की फसल और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी आपका माइक्रोन्यूट्रेंट है। इसमें ये जैसे आपने कई बार रेडियो और टीवी पे भी सुना होगा कि बच्चे को जिंक की गोली दी क्या, तो जिंक जो है हमारे भोजन के रूप में हम लोगों को मिलता है। अगर हम अपनी फसल धान और गेहूं में जिंक की डिफिशियंसी अगर रखते हैं तो हमारे शरीर में भी, हम लोगों के शरीर में भी भोजन के द्वारा जिंक नहीं पहुंचता है और उसकी डिफिशियंसी आती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये, पौधों के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जिंक का उपयोग हमको हमारी फसल में जरूर से जरूर करना चाहिए। ये क्या करता है, पौधों द्वारा फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक होता है। जिंक बहुत से पाचक रसों में सक्रिय कारक के रूप में भाग लेता है। इसकी डिफिशियंसी आप कैसे देखेंगे, पत्तियों का आकार छोटा होना, मुड़ी होना और सिराएं सूखने लगती हैं। इसकी सिराएं मतलब ऊपर का पार्ट, और सिराओं के बीच पीली धारियां, बीच में इसकी धारियां पीली पड़ती हैं। आप देखोगे तो बीच साइड में जो उनकी नर्व्स रहती हैं वो पीली पड़नी चालू हो जाती हैं। पौधे में ऊपरी 3 से 4 पत्तियों का पीला पड़ना होता है। जिंक की कमी से तने की लंबाई में कमी होती है, गांठों में कमी होती है और बालियां बहुत देर से निकल पाती हैं। जब उनका टाइम होता है उस टाइम पे नहीं निकल के
और डिले हो जाता है बहुत बालियों निकलने में, और फसल पकने में भी देरी हो जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी एक फसल पक गई, सेम समय पे बोई थी, दूसरी फसल पकने में 8 से 10 दिन की और देरी हो जाती है। वो इसलिए होती है कि वहाँ पे उस जमीन में आपकी जिंक की डिफिशियंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो धान में जिंक की कमी से पत्तों का पर लाल भूरे धब्बे आ जाते हैं। ये बहुत जगह मैंने देखा है कि जब वो लाल और भूरे धब्बे जब आते हैं तो किसान बहुत परेशान हो जाता है, और वो डिजीज तो होती है, खैरा नामक रोग होता है, और वो उस पर काफ़ी पैसा खर्च करता है। इसलिए जिंक को शुरुआत से ही आपको अपनी फसल में, धान में निश्चित रूप से डालना चाहिए, या ऐसा कोई खाद का उपयोग सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें जिंक अवेलेबल हो। नेक्स्ट। आपको धान पौधे का चुनाव सही ढंग से करना है। इसमें कुछ आपको चीज़ें जो आप लोग निश्चित रूप से कर रहे होंगे, अभी आप जो भी हमारे किसान मित्र यहाँ पे इस वेबिनार में हैं, उनका वो काफ़ी किसान ऐसे होंगे जिनका काफ़ी लंबे समय से जो खेती को करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिमाइंडर के तौर पे ये सब चीज़ें फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आपको पौध का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए, बीज का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए, और रोपाई का समय में बहुत ज़रूरी है। रोपाई के समय में हर एक वैरायटी के हिसाब से आपको रोपाई का समय चुनना चाहिए, क्योंकि कुछ वैरायटी अर्ली होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, कुछ लेट होती हैं। तो उसके हिसाब से जब भी आप किसी जगह से आप बीज लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं, या अपने घर का बीज उपयोग करते हैं, या कंपनी का बीज लेते हैं, या हाइब्रिड बीज लेते हैं, तो उसके थैली के ऊपर लिखा रहता है वो किस्म कितने ड्यूरेशन की है, कितने दिन की है, और वो लंबी अवधि की है, मध्यम अवधि की है, या शॉर्ट पीरियड की है। तो उसके हिसाब से आपको अपना रोपाई का समय तय करना चाहिए। वैसे आपका रोपाई का समय जुलाई सुइटेबल रहता है। उचित गहराई आपको अपनी प्रजातियों के हिसाब से रखनी चाहिए। इसमें मैंने कुछ दिया है, 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए। कल्ले कम निकलते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गहरा हो जाता है तो फिर वो कल्ले उसमें से जो वीक कल्ले होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। भूमि में उसमें कई बार उर्वरा शक्ति जहाँ पे मिट्टी में लगाया है, वहाँ की उर्वरा शक्ति ऐसी रहती है कि वो कल्लों को बाहर निकलने नहीं देती है। पंक्तियों और पौधों की बीच की दूरी 20x10, 20x10 सेंटीमीटर, ठीक है, रखनी चाहिए, और एक स्थान पर 2-3 पौधे से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। तो इस टाइप की आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। रोपाई के बाद जो पौधे मर जाएं, ये बहुत आप लोग ध्यान दें। कई बार किसान भाई हमारे नहीं ध्यान देते हैं कि जो पौधे मर जाएं उनके स्थान पर तुरंत दूसरे पौधे लगा दें। नहीं तो आपका अगर 100 पौधे मान लीजिए 1 एकड़ में मर गए, 200 पौधे मर गए, उतना आपका उत्पादन में कमी आ जाती है। लेकिन उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि वो पौधे 100 से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन 100 पौधों से हमारे काफ़ी उत्पादन में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो उनको तुरंत आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। जहाँ पे पौधा सूख जाए तुरंत नया पौधा आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रीतेश जी, नेक्स्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंडियन सॉइल्स हैं, हमने धीरे धीरे इंडियन सॉइल्स का उनका दोहन करते करते हम और उनको कुछ नहीं देके जो हमारे पूर्वजों ने हमको मिट्टी दी थी, उस मिट्टी को हमने धीरे धीरे खराब करना स्टार्ट कर लिया, और काफ़ी हद तक हमने खराब कर लिया है उसको। तो अभी हमारी ये मौलिक जिम्मेदारी है कि जो मिट्टी हमारे पूर्वजों ने जैसी हमको दी थी वैसी ही हम अपने बच्चों को देके जाएं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अभी आप देख रहे हो कि आपका जिंक डिफिशियंसी आपके भारतवर्ष में जितने भी प्रांत हैं, इसमें जो रेड हैं, ठीक है, रेड 60% से ज़्यादा रेड एरिया है, इनमें आपका 50% से ज़्यादा जिंक डिफिशियंसी है। जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं बहुत कम है, जैसे ऊपर का इलाका जम्मू वगैरह जहाँ ज़्यादा खेती नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे 10% जिंक की कमी है। एवरेज मैंने ये देखा है 30 से 50% की जिंक की डिफिशियंसी हर एक क्षेत्र में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में और हर एक स्टेट में है। तो आप लोगों को हर एक फसल के हिसाब से जो भी फसल लगाते हो, जैसे धान लगाते हो, तो रिकमेंडेड डोज जिंक का आपको डालना चाहिए निश्चित रूप से। ऐसे ही आप देख रहे हो कि आपका आयरन, ठीक है, नीचे आपका आयरन की कमी,
सल्फर की कमी। तो ये सारे जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमको निश्चित रूप से अपने फर्टिलाइजर के डोज में उनको मिलाना चाहिए और डालना चाहिए। नेक्स्ट सल्फर की भी हम बात कर रहे थे सर। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को, जिंक खास तौर पे एक ऐसा तत्व है जिसपे अभी के हाल फिलहाल के टाइम पे सरकार का भी काफी ज्यादा ध्यान रहा है, क्योंकि जिंक केवल किसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, साथ साथ हमारे जो ओवरऑल हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है खासकर बच्चों में, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो खाने के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं ये तत्व, ये हमारे पौधों से आ रहे हैं, जो कि हमें जमीन से उठाते हैं ये तत्व। अभी जिंक की जो डेफिशिएंसी है, जिंक जो हमारे जैसा प्रमोद सर बता रहे थे कि साल दर साल जिस तरह से हमने मिट्टी का ये किया है, ओवर यूज किया है, उसकी वजह से डेफिशिएंट होता गया है। ये हमारे डाइट में जो हम आहार लेते हैं उसमें भी ये चीज आ जाती है, जिस वजह से अभी हम देखेंगे कि बच्चों में खास तौर पे जो शिशु मृत्यु दर है या फिर कुपोषण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इन तत्वों की कमी। तो इसलिए भी हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हम अपनी मिट्टी की जरूरत को समझ के, हम फसल की जरूरत को समझ के इस दिशा में हम सोचें। तो थैंक यू प्रीतेश जी। अभी जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट बहुत जोरों से गवर्नमेंट चला रही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं बच्चे को जिंक की गोली दी क्या। ऐसा ये आप देखो, आपका रेडियो पे बहुत आता है, आपके टीवी में आता है, और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं और ये जिंक के लिए। तो अभी क्यों करते हैं, पहले नहीं करते थे, क्योंकि हमारी जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें, उस भोजन में हमको गेहूं में या धान में हमको जिंक नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारे बच्चों को तुरंत जो जिंक की मात्रा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो हम उसको गोली के रूप में देते हैं। तो हम लोगों को तुरंत इस पर अपना एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो किसान मित्र हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने अपनी फसल में जिंक डाला या नहीं डाला। ये अगर नहीं डाला तो वो अपने नियरेस्ट जहाँ पे से भी वो खाद लेते हैं या जहाँ से वो अपना खेती का इनपुट लाते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि हमको आप जिंक दीजिए, और कौन सा अच्छा जिंक होता है वो आपको हम अभी बताएंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारे भारतवर्ष में जो ये हमारा सेंट्रल भाग है, सेंट्रल भाग मतलब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो नॉर्थ का हमारा एरिया है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इसमें कैसा है कि आप देखो हमारे किसान भाई ज़्यादातर फास्फोरस के लिए डीएपी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो डीएपी से क्या होता है कि डीएपी से उनको केवल 2 ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा खाद है, बहुत अच्छा खाद था, अभी नहीं है, लेकिन उसमें कैसा है कि हमारे किसान भाइयों को 2 ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से मिलते हैं? आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। उसके डीएपी के बैग पे आप देखना लिखा रहेगा 1846। तो उसमें 18 क्या है, 18% उसमें नाइट्रोजन रहता है और 46% फास्फोरस रहता है। तो कई बार ये कई फसलों के लिए फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है और कई फसलों के लिए ठीक रहता है। तो हमारा किसान भाई क्या कर रहे हैं, हमारे किसान मित्र भाई क्या कर रहे हैं, रेगुलर सभी फसलों में वो डीओपी का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको फसल के हिसाब से अपने खाद का चुनाव करना चाहिए। किस फसल में कितना न्यूट्रिएंट्स हमको फास्फोरस चाहिए कि देना है, उसके हिसाब से हमको उनको फसल का अपने खाद जो फसल लगा रहे हैं उसमें खाद का चुनाव करना चाहिए। अभी बहुत ही सस्ता और बहुत ही उपयुक्त कीमत पर मिलने वाला खाद दूसरा है हमारा, जो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। आपको सब जगह पे उपलब्ध है और उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। तो और उसमें न्यूट्रिएंट्स डीएपी से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो उनको बहुत सारी फसलों में एसएसपी के लिए जाना चाहिए। एसएसपी क्या काम करती है, एसएसपी क्या काम करती है अभी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन डीएपी और एसएसपी की अगर तुलना करो तो आज की डेट में जो हमारी मिट्टी की रचना और संरचना है उसमें एसएसपी ज़्यादा अच्छा काम करती है। कैसे ज़्यादा अच्छा काम करती है ये अभी हम आपको बताएंगे, और उसका मूल्य भी कम रहता है। नेक्स्ट।
एक चीज मैं बस यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। देखिए, डीएपी का प्रयोग हम लोग ऑलमोस्ट 20 वर्षों से कर रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा इसके प्रति लगाव किसानों का मैंने हमारे क्षेत्रों में देखा है, उसका कारण ये था कि जो इसकी जो लागत थी और उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था जो हम फसल के उपज में देखते थे, एक वक्त तक हमें इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। लेकिन साल दर साल सेम तत्व सेम ये इस्तेमाल करने से हुआ क्या है कि जमीन बाकी तत्वों में डेफिशिएंट हो गई है। ये तुमसे मिलते रहे, ये इसके साथ साथ बाकी तत्वों में डेफिशिएंट होती चली गई। और साथ ही साथ अगर हम इसके केमिकल नेचर करें डीएपी की, तो डीएपी जो है जो हम पीएच स्केल होता है एक जो जमीन का छाड़, हिंदी में हम कहते हैं छाड़पना, छाड़त्व, तो उसके पीएच को बढ़ाने का काम करता है। डीएपी का जो केमिकल नेचर है तो और अगर हम देखें तो ये जो हमारा नॉर्थ का बेल्ट है क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ की जमीन ऑलरेडी बहुत अल्कलाइन है, जो छाड़ कहते हैं। ये आप देख सकते हो जमीन में अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर जैसे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मिट्टी में आपको अगर सफेद तत्व होता है पाउडर हफ्ते 10 दिन के बाद दिख रहा है, आप समझ जाइए कि आपकी मिट्टी की जो है अल्कलिनिटी लेवल है वो बढ़ी हुई है। तो डीएपी इसको कंट्रोल करने की बजाय इसको की तुलना में एसएसपी में फास्फोरस के साथ साथ जो तत्व हमें मिलते हैं कैल्शियम सल्फर, ये कैल्शियम हम याद करें तो 10-15 साल पहले से सरकार का एक प्रोग्राम चला था इसके ऊपर, इसको एल्कलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम छिटवाते हैं। तो ये जिप्सम और कुछ नहीं है, ये एसएसपी का ही एसएसपी में पाया जाने वाला कैल्शियम है। ये एक सरकार का लेटर है जो भारत सरकार का है, जिसमें उन्होंने एसएसपी की तारीफ की है और ये कहा है कि अब हमारे किसानों को डीएपी से थोड़ा ऊपर उठ के और खासतौर पे यूरिया से ऊपर उठ के, क्योंकि इसका जो है हमने बहुत पुरजोर और धड़ल्ले से प्रयोग कर दिया है, अब हमें एसएसपी की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ब्रीफ में हम लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे, और बेसिकली ये आइडिया था जो अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछले 2 स्लाइड में कि क्या जरूरतें हैं अभी की हमारी धरती की, पौधे की, और कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। कुछ ये सारी चीजें होती हैं कि हमें मालूम होती है कई जगह पे, बट हम बहुत ज्यादा इसका ध्यान नहीं देते जब हम काम करने जाते हैं अपने फील्ड्स पे, तो ये चीजें इग्नोर होती जाती हैं। तो इनको देख के ही हमारे अभी के टाइम पे जो हमने जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, जिन पे अभी हमारा काम चल रहा है पूरी तरह से, हम देखिए अगर बात करें हमारे पोर्टफोलियो की, डीएपी से लेके यूरिया से लेके सारे एनपीके फर्टिलाइजर हमारे पास सारे कुछ है, हम सारा कुछ बेचते हैं, बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं और मार्केट में भी जब हम जिस प्रोडक्ट खाद को हम ज्यादा पसंद करते हैं या ज्यादा जिसपे हम चाहते हैं कि आप अपनाएं, वो बहुत सिलेक्टेड 2-3 ऐसे ग्रेड, ऐसे 2-3 खाद हैं। इसका कारण यही है कि ये इन सारी कमियों को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं और इसके लिए ही इन्हें खासतौर पे बनाया गया, इन जरूरतों को देख के बनाया गया है। तो प्रमोद जी बात करना चाहेंगे आप एसएसपी के ऊपर? तो हाँ, तो मैं हमारे किसान मित्र जो यहाँ पे हमको सुन रहे हैं, उसमें जब हम आप लोगों के बीच में हमारे मीटिंग्स वगैरह में जाते थे तो कई बार ये हमको डिमांड आया आप लोगों की तरफ से कि साहब हमको एक ऐसा खाद चाहिए जिसमें कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई जिंक डालना है, सल्फर डालना है, कैल्शियम डालना है, बोरान डालना है, तो उनका कहना था कि आप हमको ऐसा खाद दीजिए कोरोमंडल की तरफ से जिसमें ये सारे तत्व एक साथ हों। और हमको कहीं से लाने में, जब हम जैसे कई बार आप देखते हो कि अगर आप बोरान 200 ग्राम लेके आए तो उसको आपको ब्रॉडकास्ट करने में या खेत में मिलाने में बहुत दिक्कत होती है, कहीं पे क्वांटिटी ज़्यादा गिर जाती है, कहीं पे मात्रा उसकी कम हो जाती है। तो ये आप लोगों की तरफ से कई बार सुझाव आते थे, तो हमारी कंपनी ने कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने काफ़ी प्रयास के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में दिया है जो एक तो दानेदार है और जिसमें 5 तत्वों की ताकत है। 5 तत्वों की ताकत मतलब उसमें फास्फोरस के साथ साथ में सल्फर 11%, कैल्शियम है 19% और आपका है 0.5% और बोरान है 0.2% और 16% आपका 16% आपका
फास्फोरस है। तो ये पांचों तत्वों को मिला के इसको एक दानेदार रूप में बनाया, जो कि आप सही ढंग से अपने खेत में जहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट करोगे, उसकी पांचों तत्वों की उचित मात्रा दाने के साथ में आपके पौधों को मिलेगी। तो ये, और दूसरा ये एक ऐसा रिसर्च किया जिसको कम से कम कीमत पे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचे। तो ये एक बहुत ही उम्दा खाद बनाया है कंपनी ने, और सभी फसलों में इसका हमने टेस्टिंग किया, धान से लेकर जो आपकी कैश क्रॉप है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, गन्ना है, सभी में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। जो किसान भाई हमारे, जो किसान मित्र हमारे अभी तक इसका उपयोग कर लिए हैं, वो निश्चित तौर पे कोई दूसरा खाद डीएपी के लिए बात ही नहीं करते। तो इतना अच्छा खाद है। तो इसमें कैसा है कि आपका फास्फोरस के साथ साथ में सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरान की मात्रा कंपनी ने डाली है, इसीलिए इसको 5 का दम बोला है। एक ही बैग में, एक ही उसमें 5 तत्व हर एक ग्रेन में समान मात्रा में। नेक्स्ट प्रीतस। ये पीस है धान की फसल में। पिछले साल हमारा एक रिकॉर्ड लिया गया था यूपी के अलीगढ़ क्षेत्र के एक किसान भाई की जमीन का, जहाँ पे हमने उन्हें डीएपी के साथ साथ उनका प्रयोग, वो पहले से डीएपी के बहुत पुराने किसान रहे, तो हमने उनको बोला कि आप 1 एकड़ में डीएपी इस्तेमाल करो और 1 एकड़ में हमारा कहा हुआ एसएसपी इस्तेमाल करो। तो ये उसके कुछ रिजल्ट हैं जो हम आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये है धान की जो दाना है उसकी साइज की। तो निश्चित तौर पे लगभग यहाँ पे 10 से 15% का जो इजाफा है साइज में ग्रेन की, ये देखा गया। यही इजाफा जो उसका वजन है ओवरऑल, जब हम उपज को लेके मार्केट में जाते हैं, उसका वजन, इसमें 20 से 25% का फायदा इसकी वजह से, क्योंकि हमारे दाने के आकार के हो रहे हैं, इसके वजह से देखा गया है। ये तो होता है उपज की बात। अगर हम ओवरऑल फसल के स्वास्थ्य की बात करें, जो कि हमारे उसके पत्ते के हरेपन में या टहनियों के मजबूती में फॉर्मेशन दिखता है, तो वो सारी चीजें हैं जो कि जहाँ भी किसानों ने इस्तेमाल किया देखकर काफी संतुष्ट रहते हैं। और सबसे जो इसका फायदा है इस प्रोडक्ट का, हम उसके बारे में प्रमोद जी हम विस्तार में बात करेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा ये देखा गया है कि जो जमीन का जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, डीएपी का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि इसके अति प्रयोग से जो है मिट्टी हमारी काफी कठोर होती चली गई है। अगर आप अपने खेतों में देखें, जो 5 साल 10 साल 6 साल पहले जो गुणवत्ता थी, अब वो गिरती चली गई है। तो ग्रो प्लस में और इन जनरल जो हमारे एसएसपी के जो खाद है, उसमें जो तत्व दिए गए हैं, वो पोषक तत्व तो देने का काम करते ही, साथ साथ मिट्टी सुधार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की मुलायमता, उसको मॉइस्चर को रोक के रखने की जो क्षमता है, उसको वो बेहतर बनाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं। प्रमोद जी बात करेंगे। तो आप ग्रो प्लस का देख रहे हैं। ग्रो प्लस में जैसे कि हमारे प्रीतेश जी ने बताया है कि आप अगर एक टेबल हमने लिया है, अगर आप 50 kg डीएपी लेते हैं, एक बैग डीएपी लेते हैं, तो उसमें आपको क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि डीएपी में केवल 2 ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 2 ही तत्व मिलते हैं, जो आपके डीएपी के बैग पे जब आप कभी अगर ध्यान नहीं दिया हो तो देखना, उसमें लिखा रहता है 1846। तो 18N मतलब 18% नाइट्रोजन और 46% आपका फास्फोरस। तो अगर एक बैग में देखें तो हमको 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाता है और 23 किलो आपका फास्फोरस मिल जाता है। इसके अलावा और हमको कुछ भी न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं मिलते हैं। जबकि हम अगर मान लीजिए इसी के साथ साथ में हम ग्रो प्लस में जाएं और ग्रो प्लस का बैग हम देखें, तो ग्रो प्लस में हमको 9.2% आपका किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, 3 बैग ग्रो प्लस ले लें और 20 किलो नाइट्रोजन ले लें, तो हमको क्या मिलेगा, 9 किलो आपका 9.2 kg आपका नाइट्रोजन मिल जाएगा, 24 kg आपका फास्फोरस मिल जाएगा, गंधक
सल्फर आपको 16.45 kg मिल जाएगा, कैल्शियम आपका 28.5 kg मिल जाएगा, जस्ता मतलब जिंक 0.75 kg मिल जाएगा और बोरान 0.3 kg मिल जाएगा। तो हमको अतिरिक्त मात्रा क्या मिली? 0.2 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन मिल गया। अगर डीएपी के एक बैग के साथ में कंपेयर ग्रो प्लस का 3 बैग और 20 किलो यूरिया करें, ठीक है, तो आपको 0.2 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन बढ़ गया, फास्फोरस 1 किलोग्राम ज़्यादा मिल गया और 16.5 किलोग्राम आपका गंधक मिल गया, कैल्शियम आपको 28.5 किलोग्राम मिल गया, जिंक आपको 0.75 750 ग्राम मिल गया और 300 ग्राम आपको बोरान मिल गया। अब आप इसको देखो, अगर आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो आपको 1200 1250 रुपये का एक बैग लेना पड़ेगा। इसमें अगर आप 3 बैग आपका ग्रो प्लस लेते हैं तो आपको 1650 1700 रुपये की कास्ट आएगी, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स कई गुना ज़्यादा मिल गए। जो आप डीएपी डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिल गई, और जो न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को चाहिए, जैसे आप धान लगा रहे हैं, धान की फसल को 1 एकड़ को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका ये डोज है। आपको ये डालने से आपको उसके अलावा फिर कोई और खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए नीचे हम लोगों ने लिखा है ग्रो प्लस एक संपूर्ण खाद है जो हर फसल में रोपाई के वक्त प्रयोग में करने लायक खाद है, ठीक है। तो इसका आप ऐसा फार्मूला ले सकते हैं। अगर अभी आप धान लगाने जा रहे हैं तो उसका मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको आरडीएफ वर्सेस कोरोमंडल इंटरनेशनल का फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। इसको आप ड्रिल के माध्यम से भी डाल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, तो ग्रेनुलर फॉर्म में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, फिर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट कोरोमंडल का है जो 143514। अभी आप जो हमारे किसान मित्र या जो हमारे कुछ साइंटिस्ट भी यहाँ पे बैठे होंगे डिफरेंट कंपनी के, गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन किसी भी प्रांत में अगर आप जाएंगे तो उनका क्या रहता है कि बुवाई के समय 1:2.5:1 मतलब 1:2.5:1 के रेशियो में आपको बुवाई के समय खाद का उपयोग करना चाहिए। सो ये आप देखिए 14 1 हो गया, 35 2.5 हो गया और 14 1 हो गया। तो 1 इक्विवेलेंट टू 5.5 इक्विवेलेंट टू 1 अनुपात में पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त एनपीके कॉम्प्लेक्स जिसमें सबसे अधिक पोषक तत्व हैं। अगर आप इसका टोटल करोगे तो इतने न्यूट्रिएंट्स आपको बाजार में किसी भी बैग के साथ में नहीं मिलेंगे। एनपीके, आपका एनपीके का कोई भी बैग खरीदोगे तो 63 आपका परसेंट इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? इसको ये सारे न्यूट्रिएंट्स सोलुबल फॉर्म में है। अगर आप घर में इस खाद को ग्लास में डालोगे, कांच के ग्लास में डालोगे 1 स्पून और उसको आप चलाओगे तो ये पूरा घुल जाएगा। इसमें कोई भी फिलर मटेरियल कंपनी ने उपयोग में नहीं लाया। इसलिए जब फिलर मटेरियल उपयोग नहीं लाया तो ये क्या कहता है कि ये ज़मीन को भी ख़राब नहीं करता। जहाँ ज़मीन में डालो कंप्लीट ये सोलुबल हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी ज़मीन ख़राब नहीं होती। उसका एक फ़ायदा ये है। तो ये 14% आपको इसमें घुलनशील, P2O5 29%, 35% में से 29% P2O5 इसमें सोलुबल फॉर्म में है, ठीक है, और पोटास 14% सोलुबल फॉर्म में है। तो ये एक आपका ऐसा एनपीके है जो बाजार में इस टक्कर का एनपीके आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसके कंपैरिजन का एनपीके मिलेगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्पाद में 63% प्रमुख पोषक तत्व एनपीके और 37% जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर 100 में से आप 63% माइनस कर दो तो 100 में से फिर क्या बच जाता है 37%। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, इसमें पोषक तत्व कंपनी ने मिलाए हैं। तब ये जाके 100% कंप्लीट आपका खाद बन जाता है। बेसल खुराक के लिए लागू होने पर सभी फसलों, सब्जियों, आलू, प्याज, गेहूं, सोयाबीन, मूंग, मिर्च आदि जो भी फसल में आप डालना चाहो, बेसल डोज के लिए सबसे उपयुक्त खाद है। आप जहां डाल दोगे वो हमारा किसान मित्र कभी भी इस खाद को भूलेगा नहीं। इसका नाम है ग्रोमोर 14-35-14। नेक्स्ट प्लीज। ये कोरोमंडल कंपनी का ऐसा उत्पाद है कि ये किसी और कंपनी ने आज तक नहीं बना पाया। कोरोमंडल
कंपनी के 2 उत्पाद ग्रोमोर 143514, ग्रोमोर 2828 जो हमारे किसान मित्र हमारे ख्याल में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के अगर कुछ सुन रहे होंगे या उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लोगों को 143514 के बारे में जानकारी होगी। ये किसी और कंपनी के पास में ये उत्पाद नहीं है। उसके बाद फिर आपका ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा हमारा गोदावरी कैश एक प्रोडक्ट है। ये क्लोराइड मुक्त खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसमें क्लोराइड को नुकसान को रोकने में बहुत मदद करता है और कार्बनिक पदार्थ के साथ पोटेशियम की आपूर्ति भी करता है। अगर ये कैश डालेंगे तो इससे हमको पोटास की काफ़ी मात्रा इसमें साथ में मिल जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अपने सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया के स्रोत से वो पोटास को जनरेट करता है। नेक्स्ट। हाँ, इस खाद के बारे में मैं 2-3 जानकारी और थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ हमारे सारे ऑडियंस से। आप देखेंगे हमारे देश में अभी पोटास के लिए जो सबसे उपयुक्त या सबसे ज्यादा प्रचलन में जिस खाद को हम कहते हैं वो है एमओपी, लाल एमओपी जो होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास। अभी म्यूरेट ऑफ पोटास का अगर हम केमिकल फॉर्म देखें तो ये पूरी तरह से क्लोरीन बेस होता है। क्लोरीन अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से या कृषि के जानकार व्यक्ति से बात करें तो क्लोरीन के जितने फायदे नहीं है उससे ज्यादा नुकसान है जमीन के लिए। और खासतौर पे जो हम इधर के अपने उत्तर के क्षेत्र के जमीन के अल्कलिनिटी पीएच के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हाईली जाता है, इसमें छाड़ना बहुत ज्यादा होता है, सलाइन सॉइल, उसमें जो है क्लोरीन और ज्यादा नुकसान करता है उसको बढ़ाने का। अभी आप अपने जब भी खेतों में जाते हो, मैं जैसा बता रहा था कि अगर आपको सफेद परत दिखती है एमओपी के लगाने के बाद या फिर किसी भी खाद को लगाने के बाद, आप समझ जाइए कि ये उसी की परेशानी है कि आपका पीएच बढ़ा हुआ है। तो और प्लस ये जो एमओपी खाद है इसके लिए हम पूरी तरह से आयात पे निर्भर हैं। ये बाहर के देशों में होता है। पोटाश का हमारे देश में अभी तक कोई केमिकल स्रोत, रासायनिक स्रोत नहीं पाया गया है। अभी ये इन सब समस्याओं को समझते हुए ही हमारी कंपनी ने काम किया था इस खाद के ऊपर, कैश खाद के ऊपर, जो कि पूरी तरह से केमिकल फ्री और नेचुरल सोर्स से बना हुआ खाद है। अभी जो ये कैश है ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको ये बताऊं अगर शॉर्ट में, तो हमारा जो गन्ना होता है, गन्ने की पिसाई जो होती है, तो उससे जो हमारे अवशेष बचते हैं उससे उसको प्रयोग में लाके ये खाद बनता है, जो कि गन्ना और जो उसके अवशेषण है वो पोटैश में बहुत रिच पाए गए। तो इस चीज पे हमने काम करके इस प्रोडक्ट को बनाया। अभी ये मात्र केवल 2 कंपनियां मार्केट में इसको बना पाई हैं और ला पाई हैं, एक हम, दूसरे हैं इफको। और जहां भी किसानों ने इस्तेमाल किया है बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट से वो प्रभावित हैं और अब थोड़े थोड़ा करके एमओपी के तरफ से इसके तरफ बढ़ना चालू हो चुका है। वो किसानों का जो लगाव है वो इसकी जरूरत को समझ रहे हैं। और ऑर्गेनिक तत्व की जो हम बात कर रहे थे कि जो हम कंपोस्ट डालते हैं या मैन्योर डालते हैं अलग से, तो ये मैन्योर बेस्ड कंपोस्ट बेस्ड इसका जो है नेचर है, तो ये उसका भी काम करता है आपके बैक्टीरिया बढ़ाने का धरती में। तो ये हमारे 3 खास, मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लगभग सारी एनपीके के सारे रेंज है हमारे पास, यूरिया, डीएपी है, बट हम केवल खासतौर पे इन 3 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी की आज की जरूरत, जो आपकी मिट्टी की जरूरत है, जो कमियां रह गई हैं, उसको काफी हद तक जो है उसका एक निवारण देते हैं। अभी हम इसको रैप अप करेंगे शॉर्ट में। मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी आपको बताएं कि जो धान की आने वाली फसल है उसके लिए आपको किन डोजेज में, किस मात्रा में और कितनी अवधि पर क्या खाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। प्रमोद जी।
तो Please. थैंक्स प्रीतेश जी। अभी आपको प्रीतेश जी ने थोड़ा जानकारी दे दिया कि वेस्टेज ऑफ द शुगर फैक्ट्री, जो हमारा ये कैश है, वेस्टेज ऑफ द शुगर फैक्ट्री, और उसको ऑर्गेनिक फार्म ने कंपनी ने डेवलप किया है पोटास की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनिक पोटास की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो आपको निश्चित रूप से उपयोग में लेना चाहिए, केमिकल से थोड़ा दूरी बना के। अभी हम आपको बताएंगे कि रिकमेंडेड डोज आपका गवर्नमेंट का क्या है धान के लिए, और उसको अगर मान लीजिए आप कोरोमंडल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट करो तो किस तरीके से कर सकते हो। अभी आपका रिकमेंडेड डोज देखिए, जो हाई वेराइटीज हैं, जो आप हाई यील्डिंग वेराइटीज लगाते हो, जो आजकल हाइब्रिड जिनको बोलते हैं, जो आप परचेज करते हो डीलर शॉप से, जो बहुत अच्छी यील्ड देती हैं, तो उसमें उसके हिसाब से आपको 120-60-40 का रेशियो आपको NPK का रिकमेंड किया गया है पर हेक्टेयर। तो उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो कोरोमंडल आपका के हिसाब से आपको कोरोमंडल का ग्रो प्लस, जो अभी आपको खाद बताया था जिसमें 5 प्रमुख पोषक तत्व हैं, जो अभी पीछे स्लाइड में मैं बताया, तो आपको 2 बैग आपको ग्रो प्लस लेना है। उस 2 बैग के साथ में आपको क्या मिल जाएगा, इधर देखिए टेबल में 16% आपको फास्फोरस मिल जाएगा, 16 kg आपको 11 kg सल्फर मिल जाएगा, और 0.2 मतलब ½ kg आपको जिंक मिल जाएगा उन 2 बैग के साथ में। फिर आपका जो अभी प्रोडक्ट हमने आपको बताया 14-35-14, ये तो आपको लैंड प्रिपरेशन के साथ में डालना है। जब लैंड प्रिपरेशन करते हो या पडलिंग करते हो, 2 बैग ग्रो प्लस। और उसके बाद में फिर आपको जब आप 12 से 15 दिन के बाद जब आपका डेट ऑफ सोइंग रहता है, तो ग्रो प्लस ग्रोमोर 14-35-14 उसको आपको 25 kg हाफ बैग लेके आपको उसको ब्रॉडकास्ट करना है। उसमें आपको नाइट्रोजन कुछ पार्ट मिल जाएगा 3.5% kg, 8.7 kg आपका फास्फोरस मिल जाएगा, और पोटास आपको 3.5 kg मिल जाएगा। फिर MOP आपको जो 15 kg डालना है वो आपको लैंड प्रिपरेशन के साथ में, जहाँ ये ग्रो प्लस डाल रहे हो उसी के साथ में मिक्स करके आपको डाल देना है 12.5 kg MOP उसके साथ में। यूरिया को आपको डिवाइड करना है, 90 kg जो यूरिया है उसको आपको डिवाइड करना है। इसको आपको टॉप ड्रेसिंग में डालना है, जो 30 से 35 डेज के बाद डालते हो, और एक टिल्लिंग स्टेज पे डालना है, जब 50 to 55 डेज का जब टिल्लिंग स्टेज आती है, जब टिलर्स फूटते हैं, उस टाइम पे डालना है। तो यूरिया को आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और जो आपका बेसल डोज ग्रो प्लस है उसके साथ में आपको MOP ले लेना है, और ग्रोमोर 14-35-14 आपको 15 से 20 दिन के 12 से 15 दिन के गैप में ये डाल देना है। तो आपका देखिए यहाँ पे 48 kg आपका नाइट्रोजन हो गया नीचे, 24 kg आपका फास्फोरस हो गया, 16 kg आपका पोटास हो गया, 11 kg उसको आपका सल्फर मिल गया, जिंक मिल गया ½ kg। तो ये आपका एक डोज 1 एकड़ का बन के रेडी हो गया। आपको अलग से बोरान नहीं डालना है, जिंक नहीं डालना है, सल्फर नहीं डालना है, कैल्शियम नहीं डालना है। तो आपका दी बेस्ट तरीके से आपका न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कम से कम कीमत में हो जाएगा। अगर आप अलग अलग तरीके से जब कई चीज़ें खरीद के लाते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और इससे आपका यील्ड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप कहीं पे जहाँ पे आपका 10 एकड़ का प्लॉट हो, 5 एकड़ में आप ये डालो, 5 एकड़ में जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो उस प्रैक्टिस के साथ में करोगे तो आपको डिफरेंस एटलीस्ट 30-35 डेज के बाद डिफरेंस दिखाई देने लगेगा क्रॉप में। तो इस तरीके से ये हमारा रिकमेंडेशन है। इसके हिसाब से हमारे जो किसान मित्र यहाँ पे आज सुन रहे हैं हमको, अगर वो जाएंगे तो उनको निश्चित रूप से उनके क्रॉप में फायदा होगा। नेक्स्ट, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। 2 बैग आपको ग्रो प्लस डालना है, 15 kg आपको 15 किलो आपको MOP डालना है उसके साथ में, ग्रोमोर 14-35-14 25 किलो डालना है 12 से 15 दिन के गैप में, और उसके बाद फिर यूरिया के 2 स्प्लिट में आपको डिवाइड करके डाल देना है। 90 kg यूरिया जो है 2 बार में डिवाइड करके डाल देना है। नेक्स्ट पीटर जी। हाँ तो हो गया। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो उम्मीद है कि जो भी किसान भाई
एफपीओ के प्रतिनिधि हमें सुन रहे थे, कुछ आज काम की जानकारी उन्हें हमारे माध्यम से मिली होगी। निखिल, अगर कोई क्वेश्चंस है हमारे ऑडियंस के तो वी कैन टेक दैट अप अभी हम लोग। बिल्कुल। कोई भी सवाल अगर है किसी किसान साथी को तो दे कैन आस्क दैट क्वेश्चन। वी कैन हैव 2-3 क्वेश्चंस एक्चुअली, 2-3 सवाल तो ले ही सकते हैं। किसी को सवाल है कोई? निखिल जी, कितने लोग कनेक्टेड हैं इसमें? इसमें 45 के आसपास कनेक्टेड है अभी। अच्छा, और और मोस्टली हमारे कुछ कुछ किसान मित्र किस एरिया से हैं? एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ टर्मिनल्स पे मल्टीपल लोग भी है। ओके ओके। तो हमारे सभी किसान मित्र हमारा नंबर भी लिख सकते हैं। मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। 98268 00827। से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो लिख के बात कर सकते तो बेहतर। अभी इसके बाद क्योंकि जो सेशन है उसके बाद मैं शेयर करने वाला हूँ हमारे टीम के नंबर्स भी, तो कोई भी सवाल अगर है उनको तो दे कैन कनेक्ट टू आवर पीपल एंड इनडायरेक्टली आप मैं प्रीतेश जी या प्रमोद जी से कनेक्ट करके वो सवाल के आंसर मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई सवाल नहीं है अगर, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रीतेश जी का जो ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ जोन के है, एंड प्रमोद जी जो सीनियर एग्रोनॉमिस्ट है। थैंक्स अ लॉट कि आपने आपका समय दिया और इस तरह से अच्छे इंसाइट्स दिए अबाउट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक्स निखिल जी, थैंक्स, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू निखिल। और मैं अपने किसान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी सवाल है तो आप सफल फसल टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके जवाब देंगे। एक निखिल, एक हाँ। एक्चुअली एक तो सवाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स में ओके। है। एक सुनील कुमार वर्मा जी का क्वेश्चन था कि हमें ये बताएं कि धान में खुरूड़ रोग लग जाता है तो उसके लिए क्या इलाज है। प्रमोद जी पिकअप करना चाहेंगे? हाँ, क्या बता रहे हैं? खुरूड़ करके रोग है, मेरे ख्याल से ये खैरा की बात कर रहे हैं, खुरूड़ या खैरा है। उसको हम लोगों ने कवर किया था। अगर मान लो वो जिंक का सही डोज देते हैं तो एक तो खैरा आएगा नहीं, और खैरा अगर उस टाइम पे आता है खैरा रोग तो फिर उसके लिए फिर उनको पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन खैरा रोग को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जिंक का सही डोज धान में देना और सही वैरायटी का चुनाव करना। Okay. Thank you, Nikhil. That's all from our side. Yeah. Thanks a lot, Pritesh ji. Thanks a lot, Pramod ji. Thank you. We can go to the next session. Yeah. So we're Kundan ji, are you there? Yeah, yes. Please. Thanks. Yeah. ये अपने प्रोडक्ट का प्रचार करें। वो क्वेश्चन पूछो उनको, मेंथा के लिए डोज आपका अवेलेबल होगा। हेलो कुंदन जी। मैं अपने किसान मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट करें। ठीक रहा? ठीक रहा? आवाज आ रही है निखिल? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, बट और भी लोगों की आवाज आ रही है, तो आप प्लीज, बाकी लोग प्लीज आपका माइक्रोफोन म्यूट करिए। हमने बोला था इंग्लिश वाला डाल देना, तुमने सब हिंदी वाला डाल दिया। सभी किसान मित्रों को नमस्कार है एक बार फिर से, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे स्केलिंग पार्टनर्स के या जो भी आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबका फिर से स्वागत और कोरोमंडल की टीम को धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी, जिनसे मुझे उम्मीद है लोगों को फायदा हुआ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग जब धान की खेती की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी सीड हम लोग कहते हैं कि अच्छे बीज
आवश्यक हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो अल्टीमेटली एक अच्छी फसल को देंगे। तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अच्छा होने के लिए बीज का अच्छा होना और उसके बाद फसल प्रबंधन जो है आपको उसको ठीक से खिलाना पिलाना होगा, और फसल प्रबंधन जो भी कीट मकोड़े ये सब बीमारियां आती हैं उनसे यदि हम लोग बचाव कर सकें तो एक अच्छी फसल के लिए किसान भाई जरूर तैयार हो सकते हैं। क्वालिटी सीड में मैं कुछ मेजर पॉइंट ही कवर करना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे लोग क्वालिटी सीड कहते हैं, तो क्वालिटी सीड आखिर हमें चाहिए क्यों? तो जो मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी सीड का, हम लोग कहते हैं कि एक किफ़ायती तौर पे आपके धान का पौधा स्थापित हो जाए, फसल स्थापित हो जाए, जितने बीज आप डाल रहे हैं खेत में वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका वो उपजे उनका, ताकि कम से कम हम लोग को रीप्लांटिंग करना पड़े। मतलब अगर खेत खाली रह जाता तो हम लोग नर्सरी को बीच में फिर ठीक करते हैं, तो कम से कम नुकसान हो नर्सरी के लेवल पे, ताकि उनको ठीक से हम लोग रोपाई कर सकें। जो भी बीज हम लोग लगा रहे हैं, जो पौधा हो तैयार हो नर्सरी का, वो एक अच्छे मजबूत पौधे को जन्म दे, ताकि एक समान फसल जो है वो बन सके, जो तेजी से बढ़े और जिनमें बीमारियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनबिल्ट हो। इसके साथ ही वो बीज एक साथ पककर तैयार हो। जब किसान को फसल हो तो कोई किसान नहीं चाहता आगे पीछे तैयार हो, तो एक समान तैयार हो। तो एक अच्छे बीज की परिभाषा हम लोग क्वालिटी सीड जो कहते हैं उसकी परिभाषा ये है कि उसका जमाव अच्छा होना चाहिए, जमाव होने के बाद उसका विकास अच्छा होना चाहिए। अगर जमाव अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, तो आपको कम बीज में आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो भले बीज की कीमत थोड़ी महंगी हो, लेकिन अगर उसका जमाव अच्छा है तो आपको कम बीज लगेंगे, दोबारा रोपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो गैप है वो नहीं आएंगे, एक समान पौधे की संख्या स्थापित होगी, जिससे और एक समान तैयार होगा तो एक साथ कटाई होगी और उसके सभी का फायदा होगा। तो मुख्य तौर पे हम लोग जब क्वालिटी सीड कहते हैं तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सीड टेस्टिंग में हम लोग कहते हैं कि किसी भी बीज का परख होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि बीज में जो वैरायटी कोई भी कंपनी या कोई भी चूँकि सरकारी संस्थाएं भी बहुत सारा बीज देती हैं, तो एक समान बीज होना ज़रूरी है। तो जो वैरायटी आज हम लोग कहते हैं कि MTU 7029 से MTU 1010 है, तो वो वैरायटी प्योर होना चाहिए। उसमें वीट जो खरपतवार हैं या अन्य चीज़ों के बीज, फसलों के बीज ना मिले हुए हों। धूल मिट्टी ये सब जो है, बालू कंकर, ये सब के कण नहीं के बराबर होने चाहिए। ये सीड एक्ट भी बताता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। कोई और वैरायटी के बीज उसमें नहीं मिले होने चाहिए। और टेस्टिंग में कोई भी कंपनी जब बीज देती है तो, या कोई भी संस्था बीज देती है, तो हम लोग कहते हैं कि जर्मिनेशन, जमाव एक चीज़ है जो सुनिश्चित किया जाता है, और कम से कम जमाव सीड एक्ट के हिसाब से भी हम लोग लिखते हैं। इसके साथ साथ बीज ठीक से जमा हो, इसके लिए मॉइस्चर एक सही नमी के साथ उसको पैक होना चाहिए। धान के केस में हम लोग कहते हैं आमतौर पे 12% या उससे कम नमी होने से उसके जमाव में आसानी होती है। तो इस तरह से ये कुछ 4, 5, 6 पहलू हैं जिस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए जब बीज हम लोग चयन कर रहे हो, तो वो प्योर हो। धान काफ़ी विविधता का फसल है। धान अगर आप जाएंगे तो, अगर आप कलकत्ता से पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से शुरू करेंगे और नीचे पूरा कोस्टल भारत चलते हुए गोवा तक चले जाएंगे, और उसके बाद ऊपर मुंबई और गुजरात तक सारी जगह तटीय क्षेत्रों में धान लगता है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, AP, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो लगभग बहुत सारे राज्यों में 42 मिलियन हेक्टेयर जो बढ़कर बीच बीच में 44 मिलियन हेक्टेयर तक चला जाता है। तो ये एक ऐसा फसल है जो सर्वत्र भारत में आपको मिलता है। बहुत कम राज्य हैं हमको जहाँ पे ये फसल नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है।
धान में एक और चीज जो खास है कि अलग अलग वैरायटियों का वैराइटल प्योरिटी हम कहते हैं। तो धान में जैसे मक्का है, बीज एक तरह का ही होता है या दाना 2 तरह या 3 तरह का होता है। धान में ये विविधता काफी ज्यादा है। जब हम लोग धान के सेगमेंट को करते हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा और भारतीय परिभाषा को देखें तो हम लोग एक स्केल बनाते हैं और फिर धान को आमतौर पे कहा जाता है मीडियम सिलेंडर है, शॉर्ट सिलेंडर है। तो ये परिभाषा क्या है, ये एक बताने की कोशिश है कि स्केल यदि धान के बीज की लंबाई हम लोग देखेंगे तो एक का स्केल है जो 7.5 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, बासमती इसमें आता है। और सबसे छोटे में शॉर्ट जो है वो 5.5 mm या लेस होता है। इसके साथ ही जब मोटा दाना, गोल दाना, सिलेंडर दाना, मीडियम दाना, तो ये एक लेंथ इज टू विड्थ, उसका जो बीज का क्या है उसके रेशियो को, या जो उपज फाइनली तैयार होगा उसके उपज का लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, यदि वो 3 से ज्यादा है तो सिलेंडर कहलाता है, और राउंड जो है 1.1 से कम है तो राउंड कहलाता है। ये स्लाइड दिखाने का जो मेजर मकसद है कि जब आप धान लगाते हैं तो हर क्षेत्र में धान स्पेसिफिक मिल्स होती हैं। आज जैसे मुख्यतः बासमती जो है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए लगता है कि वहाँ जो धान की मिलें हैं वो उस ढंग की हैं। वहीं पर यदि आप जबलपुर के आसपास बासमती धान लगाते हैं तो मंडी जो उसकी है वो जबलपुर के पास नहीं है, तो वो जाके बिकेगा फाइनली मेन मंडी में। तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी चीज आप लगाएंगे जो नया है, तो अगर मंडी उपलब्ध नहीं है तो उसकी कीमत आपको कम मिलेगी। अगर आप बासमती देखेंगे कि पंजाब में 2500 रुपये क्विंटल चल रहा है, तो वही जबलपुर में आपको ये 2000-2100 रुपये के बीच में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मटेरियल वहाँ जाने में अगर 200 रुपये क्विंटल की खर्च है और बाकी लोगों का जो बीच में मिडल मैन इन्वॉल्व है या ट्रेड इन्वॉल्व है उसके साथ ये कॉस्ट आ जाता है। वहीं पर यदि हम लोग देखेंगे जो भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आमतौर पर मीडियम स्टैंडर्ड दाना पकता है, तो वहाँ पर जो बाजार है, तो आप जिस क्षेत्र में हैं आप देखिए कि उसका बाजार वहाँ पर किस धान का ज़्यादा है। धान में 2 चीज़ें, एक तो सरकारी खरीद है और एक प्राइवेट मिलर्स खरीदते हैं। प्राइवेट मिलर्स उस चीज़ को खरीदेंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा खपत आसपास में हो जाए। जो सबसे ज़रूरी है कि आसपास की खपत सबसे ज़्यादा हो जाए, तो वो प्राइवेट मिलर्स उसको प्रेफर करेंगे, या फिर दूर के मार्केट में उसका रेट मिले। क्योंकि ज़्यादातर धान भारत सरकार खरीदती है, बहुत सारे राज्यों का लगभग पूरा धान खरीद लेती है। तो इस केस में क्या होता है कि वो सभी गोडाउन सभी राज्यों में भारत सरकार FCI के माध्यम से ही उपलब्ध कराती है। तो यदि हम लोग कुछ नया बीज लगाना चाहते हैं तो हम लोग देख ले कि उसकी मंडी हमारे पास है कि नहीं है, या वो जो सबसे नियरेस्ट मंडी है वो कहाँ है। कुछ राज्यों में ज़्यादातर ये होता है कि जो किसान लगाता है साल भर की खपत उसकी वही हो जाती है। जहाँ भी छोटा ज़मीन लैंड होल्डिंग है, जैसे झारखंड हुआ, आपका बिहार का बहुत सारा पार्ट है जहाँ पर जो लोग लगाते हैं ज़्यादातर उनकी खपत खुद हो जाती है। तो वो वैसा धान लगाना चाहते हैं, वैसे बीज लगाना चाहते हैं जिनका स्वाद अच्छा हो, उनके स्वादानुसार हो। धान में एक जो बिल्कुल अलग, चावल में एक खासियत है कि हर चावल का स्वाद अलग होता है। आप BPT खाएंगे आपको अलग स्वाद मिलेगा, आप MTU 70-29 खाएंगे आपको अलग स्वाद मिलेगा। बंगाल की तरफ चले जाएंगे गोविंद भोग है, छत्तीसगढ़ की तरफ आप चले जाएंगे वहाँ पर अलग धान है, विष्णु भोग ये सब है, आपका जीरा फूल है। ये सब अलग अलग धान अलग अलग क्षेत्रों में एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ कुछ खास है। और वहीं पर कहीं जो उत्तरी भारत है वहाँ पर बासमती या उस तरह के बासमती के टाइप के धान है जो ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उनका एक अपने आप मार्केट तैयार हो चुका है। धान में ये है कि वो वैरायटी ज़्यादा पॉपुलर होगी जहाँ लोकल मिल उसके अनुसार प्रोसेसिंग कर रही है। और धान में है कि केवल धान का उत्पादन नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो मिल्स हैं, चूँकि मिल ही सबसे ज़्यादा लेते हैं और अंत में वो खाने के काम आता है, तो स्वाद और मिलिंग परसेंटेज, हेड राइस रिकवरी, ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। इसके साथ ये कहता है कि जब आप अलग अलग तरह का धान लगा रहे हैं तो उसके बीज की मात्रा भी अलग अलग हो जाएगी। इसलिए ये नहीं है कि 1 एकड़ में कोई कहता है कि कितना बीज लगेगा तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये 6 kg है यही लगेगा, क्योंकि यदि वो छोटा और पतला दाना है तो बीज की मात्रा बहुत कम लगेगी। क्योंकि एक बार में आप एक स्थान पर एक बीज लगाएंगे
या 2 नर्सरी का पौधा लगाएंगे, नर्सरी मतलब 2 पौधा लगाएंगे जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उस केस में क्या है कि प्रति वर्ग मीटर जो हम लोग कहते हैं पौधे से पौधे की यदि आप दूरी लेंगे, आमतौर पर जो रिकमेंडेड है 15 गुना 15 सेंटीमीटर है, 15 गुना 20 है, 20 गुना 20 है। SRA विधि में वो मतलब 30 गुना 20 पे भी चला जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो बीज का दर पहले हम लोग 25 किलो, 30 किलो, 20 किलो प्रति एकड़ लगाते थे, आज उन्नत बीज या हाई क्वालिटी सीड आने के बाद बीज की जो मात्रा है, हम लोग भारत में जब तरह तरह के क्षेत्रों में जाते हैं तो ये 1.5 किलो से लेके 12-15 किलो प्रति एकड़ तक अलग अलग क्षेत्रों में हो गई है। तो श्री पद्धति से आप लगाएंगे तो वहां पर 1.5-2 किलो में हो जाता है। आजमगढ़, सासाराम, ये सब की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पर भी किसान भाइयों ने जो है अपना इनोवेशन किया है और 3 से 4 किलो के बीच कोई भी धान की खेती ये इतने बीज की मात्रा से कर लेते हैं। वहीं पर हाइब्रिड जो है वो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ कहा जाता है। पंजाब में लोग 3 किलो प्रति एकड़ में ही लगा लेते हैं, क्योंकि वो लोग स्पेसिंग ज़्यादा देते हैं, वो टिलरिंग ज़्यादा होता है, कल्लों की मात्रा ज़्यादा वहाँ पर आती है। और वहाँ पर चूंकि धान की खेती लेबर उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए लेबर जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वैसे ही वो करके चले जाते हैं। तो ये है कि जब आप किस तरह के बीज की या फसल की खेती कर रहे हैं उसके लिए क्या बीज का दर होना चाहिए। परंतु अब ये साबित हो गया है कि यदि बीज का जमाव 85 या 90% है तो किसी भी वैरायटी मोटे से मोटे धान को आप लगाना चाहेंगे तो आपको 12 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा सीड की बीज की मात्रा नहीं चाहिए। वहीं पर जो भी पतला धान है वो आपको आज के दिन में 4 से 6 किलो 7 किलो प्रति एकड़ ठीक है। तो बीज यदि हल्का है, आप ये एक सामान जो हम लोग कहते हैं अंकगणित, 1 वर्ग मीटर में अगर आप देखते हैं 15 इंटू 15 मीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो आमतौर पे 44 पौधे होने चाहिए। तो धान के फसल में अब क्या हो रहा है कि 33 से 44 पौधे प्रति एकड़ मतलब प्रति वर्ग मीटर लगाए जाते हैं, और इस तरह से ये 1 लाख से 1.25 लाख पौधे प्रति एकड़ होने चाहिए। जो दूसरा सबसे जरूरी है कितने बीज की आवश्यकता होगी, तो 1000 दाने के बीज का वजन तय होता है। अगर वैरायटी पक्की है तो 1000 दाने का वजन जो है वो 1 ग्राम के अंतर में ही वो उस तरह से रहता है। हम लोग देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में ओम 3 जैसी वैरायटी है जो बिल्कुल ही पतली है, उसका वजन जो है 1000 दाने का वजन वो 12 साढ़े 12 ग्राम से लेकर आज कुछ नई हाइब्रिड्स MC13 और वो सब आई हैं, इनका वजन जो है 26, 28, 30 ग्राम तक अलग अलग सरकारी जो वैरायटीज हैं वो भी आती हैं। मतलब 1000 दाने का वजन यदि 12 ग्राम से लेकर, आमतौर पर ज़्यादातर वैरायटियाँ जो पतले में है BPT ये सब 15-16 ग्राम प्रति 1000 दाने का वजन 15-16 ग्राम होता है। हाइब्रिड का वजन 22 से 23 ग्राम प्रति एकड़ होता है, वो भी अलग अलग सेगमेंट में होता है। तो जब 12 ग्राम 1000 दाने का वजन है और अंत में दाना ही बीज में लगना है, नर्सरी में लगना है, तो हम लोग ये कहते हैं कि आपके बीज का दर, इसका मतलब 12.5 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक, मतलब 2.5 गुना तक का अंतर होगा। तो जब आप चूंकि FPC हैं, स्केलिंग पार्टनर्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बीज का जो 1000 दाने का वजन जो आप खरीद रहे हैं उसका कितना है और उस हिसाब से बीज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आमतौर पर जो भी अच्छे मतलब BPT हम लोग कहते हैं कि जो मेजर सेगमेंट भारत में आज भी देखा जाता है, BPT 5204 को एक माध्यम माना जाता है, MTU 7029 को माना जाता है। तो MTU 7029 जैसे 16 ग्राम 1000 दाने का वजन, BPT का 15 ग्राम 16 साढ़े 15 ग्राम है, वहीं पर MTU का ये 18 से 20 ग्राम के बीच है। तो भारत में जो ज़्यादातर वेराइटीज़ होती हैं उनका वजन जो है वो 15 ग्राम से लेकर 22 ग्राम के बीच में होता है। इससे यदि आप बीज की एक्चुअल आवश्यकता निकालेंगे तो बीज का जो एक्चुअल आवश्यकता है वो कुछ भी 4 किलो से लेकर 6 किलोग्राम से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। तो ये केवल एक है कि हम लोग अगर एक जगह पर 2 पौधे भी लगाते हैं तो बीज का रिक्वायरमेंट 8 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो पतले दाने हैं वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक अब जा सकते हैं, और जो लंबे या मोटे दाने हैं वो 12 किलोग्राम प्रति एकड़ तक का बीज जो है वो काफ़ी है। तो जो भी 20, 25, 30 किलो है ये अब पुरानी बात हो गई है, और इस हिसाब से हमको
जब आप बीज चयन कर रहे हो तो ये देख लें कि कितना बीज असल में आवश्यक है। तो जो हम लोग कहते हैं कि किफ़ायती तौर पे आपको बीज मिलना चाहिए, तो यदि आप ये क्वांटिटी निकाल पाएँ तो मुझे लगता है कि 100-200 किलोग्राम 100-200 रुपये प्रति एकड़ आप रोपाई मतलब बीज का जो खर्च है वो जरूर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अच्छी आजकल जो प्लस कुछ नए हाइब्रिड्स आए हैं जिनमें रेजिस्टेंस है, BLB से रेजिस्टेंस है, ब्लास्ट के हाइब्रिड्स आ गए हैं जिसमें ब्लास्ट से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ हाइब्रिड्स और वैरायटीज दोनों आ रही हैं जिनमें अपने आप प्रतिरोधक क्षमता है। आप वैसे प्रतिरोधक क्षमता वाले वैरायटीज को मतलब या हाइब्रिड को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये कीटनाशक है वो सब की आवश्यकता आपको कम पड़ेगी। इसके साथ ही आजकल काफ़ी तौर पर चूंकि लेबर की कमी हो रही है तो डायरेक्ट सीडेड राइस का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसमें बीज का दर ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि आप जब बीज का छिड़काव करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बीज लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तो वो पौधे की संख्या प्रॉपर आने में उस केस में जो है डायरेक्ट सीडेड राइस में कल्ले कम बनते हैं। तो इसलिए जो आमतौर पर हाइब्रिड्स भी आजकल आ रहे हैं वो कहते हैं कि आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड का आप इस्तेमाल करें। उसके लिए किफ़ायती पैक भी उन लोग दे रहे हैं जिसका आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके हिसाब से आप देखिए कि किस तरह का बीज लगाना है, कितने मात्रा में लगाना है, क्योंकि किसान के पास अंत में क्या है, यदि वो ले गया पैकेट का बीज यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो बीज की कीमत जो है वो व्यर्थ जाती है, तो ऐसे किसान को महंगा लगेगा। तो बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रतिरोधक क्षमता है वो 50 रुपये में, जैसे मैं देखता हूँ कि 50 रुपये में BLB ब्लास्ट ये सब के लिए रेजिस्टेंट सीड वो महंगा होता है। यदि आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उन बीजों का चुनाव करने से, क्योंकि कभी भी अगर वो परेशानी आएगी तो आपको 500-1000 रुपये प्रति एकड़ खर्च होगा। अभी ये BPH के अगेंस्ट भी हाइब्रिड्स टेस्ट हो रहे हैं, कंप्लीट रेजिस्टेंस अभी नहीं आया है, परंतु कुछ किस्में आई हैं जो आपको वैसा कंट्रोल देती हैं। तो वैसे बीज का चयन आप कीजिए। आप देखिए कि जब आप बीज खरीदने जा रहे हैं तो कंपनी और ब्रांड के साथ साथ ये 2-3 पहलू हैं कि क्या इसमें किसी में प्रतिरोधक क्षमता, एक है कि आमतौर पर हर बीज कहने वाला कह देता है कि है, परंतु क्या ये क्लेम्ड है या साइंटिफिकली प्रूवन है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो फसल में आपको खर्च में आपके लिए फायदेमंद होगा। सीड में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले मॉइस्चर, यदि ज़्यादा मॉइस्चर है तो भी बीज खराब होता है, बहुत कम मॉइस्चर होगा तो भी जमाव में दिक्कत है। तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं धान का बीज जब जमाव हो तो 11-12% का उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। 2 जरूरी चीज़ें आज तक हम लोग केवल मॉइस्चर और जर्मिनेशन ही कहते हैं। बीज में जर्मिनेशन और सीड विगर 2 अलग चीज़ें हैं। मतलब सीड वाइबिलिटी हम लोग कहते हैं, तो सीड विगर जो सीड जर्मिनेशन है कि आपने 100 बीज जमीन में डाले, उसमें से कितने का जमाव हुआ। यदि 95 का जमाव हुआ तो जर्मिनेशन परसेंटेज 95% हो गया। सीड विगर उससे हल्का अलग कॉन्सेप्ट है। आजकल जो कंपनियां काम कर रही हैं या जो कहते हैं कि हम लोग अच्छा सीड दे रहे हैं, ये मानिए कि यदि कोई नया सीड प्रोड्यूस होकर आ रहा है कि आज अप्रैल के महीने में आ रहा है, सबसे पहले धान में जो है आपका डॉर्मेंसी पीरियड हम लोग कहते हैं वो 1 महीने 21 दिन से 1 महीने का होता है, और नॉर्मली कंपनीज केमिकल डॉर्मेंसी यूज नहीं करती हैं उसको तोड़ने के लिए। तो नॉर्मल डॉर्मेंसी 21 से 30 दिन का हम लोग सबसे सेफ पीरियड मानते हैं। तो जब बीज आ रहा है वो बीज आमतौर पर हाइब्रिड धान पूरा जो उत्पादन होता है वो अगर एक कंपनी को छोड़ दें जो हरियाणा और राजस्थान में कर रही हैं, तो बाकी सारी कंपनियां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास कर रही हैं। तो इनके बीज का आगमन जो है कभी भी 15-20 अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है। इससे पहले यदि बीज आता है इसका मतलब ये बीज पुराना है। तो पुराने बीज में क्या समस्या होती है कि इसका जमाव होगा, आपको जर्मिनेशन मिलेगा 90%, लेकिन जो बढ़ने की क्षमता है वो समय के साथ कम होती है। तो सीड विगर एक कॉन्सेप्ट है जहाँ हम लोग कहते हैं कि जो पौधा है वो सबसे पहले रेडिकल है, प्लूमल है, तो वो जड़ से विकसित होगा और उसके बाद पौधा कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसी को हम लोग सीड विगर इंडेक्स कहते हैं। और ये बिल्कुल लैब में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि 2 पौधा आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो एक नया बीज एक पुराना बीज लीजिए,
और आप देखिए कि इसमें, और एक हो सकता है 2 साल पुराना बीज लेंगे तो आपको दिखेगा कि जर्मिनेशन तीनों में हो सकता है कि हो 90%, लेकिन किस रफ्तार से वो पौधा बढ़ेगा उसमें अंतर आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आज जो है वैसे बीज जिनमें सीड विगर ज़्यादा हो वो आपको एक एडवांटेज एनवायरनमेंट कंडीशन में देगा। एक होता है कि जो बीज पुराना हो, दूसरा अगर रोज प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है। आज सबसे पहले जब धान की खेती पूरे उसमें बारिश होती रहती है और उसमें कीट का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है, तो उस केस में यदि वैरायटी तेजी से बढ़ रही है तो वो अच्छी सिम्टम है। तो सीड विगर भी उसमें लेता है कि यदि पानी कम हो गया, अचानक 20-25 दिन सूखा पड़ गया, कोई गैप हो गया, मतलब जैसे हम लोग आमतौर पे आजकल देख रहे हैं कि शुरू में पानी ठीक हो रहा है या लेट हो रहा है और उसके बाद एक गैप आ रहा है जो 30-35-40 दिनों तक का चला जा रहा है। तो इस 30-40 दिनों में जो बीज अच्छे से बढ़ रहे हैं, मतलब उसमें सीड विगर ज़्यादा है, जो अच्छे से नहीं बढ़ेगा। आप देखते होंगे कि पौधे से अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद वो पौधा सूख जाता है। ये इसलिए है क्योंकि उसका विगर हो सकता है जमाव हो, जर्मिनेशन हो, लेकिन विगर कम हो। तो हम लोग को ये देखना है कि जो बीज हम लोग चुने, बहुत सारी कंपनियां जो दोनों का मतलब 2 कंपनियों में अंतर होता है, वो ये भी होता है कि इन हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड है कि मैं सीड विगर, कुछ कहते हैं मैं सीड विगर टेस्ट नहीं, आज मान लीजिए आप बहुत सस्ता बीज लेंगे तो वो ये सब टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो बीज होगा वो फेंक नहीं सकते, तो सब कुछ पैक होगा। वहीं पर जो अच्छी कंपनियां या कुछ उसमें से सिलेक्टेड कंपनियां हैं जो सीड विगर का पूरा टेस्ट करती हैं। आपको ऐसी कंपनियों के बारे में जानने की और आवश्यकता है कि कैसे वो कौन सी कंपनियां हैं जहां पर सीड विगर भी चेक होता है, सब कुछ चेक होता है। और बीज में ये मान लें कि यदि जमाव 5% ज़्यादा हो और सीड विगर 5% ज़्यादा हो तो आपका खर्च कम हो जाएगा, आपका उत्पादन जो है वो अपने आप एक ठीक ठाक लेवल पर बढ़ जाता है। तो ये समय के साथ ये सब टर्म्स आ रहे। पहले हम लोग जर्मिनेशन के बाद बात नहीं करते थे, आज जर्मिनेशन के बाद सीड विगर का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी एक्टिवली बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। पहले उतना सीड ट्रीटमेंट नहीं होता था, अब अच्छी कंपनी अच्छी अच्छी केमिकल्स जो सेफ भी हों वो सब इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि जो पहले 30 दिन 45 दिन का कंट्रोल है हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं पौधे में ज़्यादा रोग से लड़ने की या कीट से लड़ने की क्षमता को वो बढ़ाता है। तो आने वाले समय में आप देखिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बीज का उपचार भी आवश्यक है। बीज का उपचार, अब थीरम पहले सबसे ज़्यादा यूज होता था, बैन हो गया, बट उसके साथ अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और एडवांस मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं। एडवांस मॉलिक्यूल जरूर आपको थोड़ा महंगा होगा, और हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ की परख करनी है तो आप साइड बाय साइड उसकी टेस्टिंग करते हैं तो आपको ये अंतर समझ आने लगेगा, और इसलिए आप डेमो दें, ट्रायल करें। सफल फसल इनिशिएटिव पे हम लोग ये भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कैसे हम उन लोगों के साथ जुड़ सकें जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो एक अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जो किसान हमारे माध्यम से भी जुड़े उनको कुछ ना कुछ फायदा फील्ड पर दिखे। धान में हम लोग, जो शुरू में भी मैं कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर 1000 दाने का वजन तय है, इसका मतलब जो उत्पादन भी आएगा उसमें आप यदि चाहें कि कितना उत्पादन आएगा ये तय हो सकता है। और इसके लिए सबसे जरूरी जो टूल्स है वो सही पौधों की संख्या है। आप अगर सही पौधों की संख्या बरकरार रखते हैं, धान में ये इसलिए आसान है कि नर्सरी के समय अगर कुछ कमी ज़्यादा है तो ट्रांसप्लांट होता है तो पौधे की संख्या बरकरार हो सकती है। परंतु इसमें आजकल सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग देख रहे हैं वो लेबर का आ रहा है, जो अपने हिसाब से प्रति एकड़, प्रति कट्ठा, बीघा जो है एक कीमत पे उसकी रोपाई करते हैं और उसमें वो उसका ध्यान नहीं देखते हैं। बहुत सारा सीडर भी आया है जो नर्सरी ट्रांसप्लांट कर रहा, बहुत को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नई नई तकनीक जो पौधों की संख्या को स्थापित कर सके। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि यदि आप 20x20 का लगा रहे हैं तो आपको बीज का दर कभी भी 4 किलो से ज़्यादा, 4.5 किलो से ज़्यादा आवश्यक नहीं है। 15x15 लगाते हैं तो 5.5-6 किलो बीज, तो चाहे हाइब्रिड हो 4 से 6 किलो है। वैसे ही रिसर्च में पतला दाना भी जो है 4 से 6 किलो प्रति एकड़ काफ़ी है। और आप अगर 2 पौधे प्रति कल्ले, मतलब 2 पर हिल्स लगाना चाहते हैं 2 पौधे, तो भी ये आपको कभी भी 7-8 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा, जिसका भी बीज का वजन, 1000 दाने का वजन यदि 16 ग्राम नहीं है तो उसमें इससे ज़्यादा पौधों की संख्या आपको आवश्यक नहीं पड़ेगी। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि एक चेक करना है तो आप देख लीजिए, एक हम लोग प्रति वर्ग मीटर का
एक सरफेस बनाते हैं, उसको कहीं भी डालते हैं धान के खेत में और देखते हैं कि 33 पौधे हैं कि नहीं है। तो 33 से 44 पौधे यदि हैं, हिल्स हैं, तो वो आपके फसल को एक अच्छा उत्पादन देने के लिए काफ़ी है। और यदि आप ये करते हैं तो कोई भी आपको अच्छा बीज अच्छा उत्पादन अवश्य देगा। यदि पौधों की संख्या आप कम रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि टिलर्स ज़्यादा बनते हैं। टिलर्स ज़्यादा बनने से जो धान में नुकसान है कि सभी टिलर्स एक साथ नहीं पककर तैयार होंगे, तो कहीं कोई ज़्यादा पक जाएगा, कोई कम पक जाएगा। यदि किसी का दाना गिरने की समस्या है तो कुछ दाने उसमें नुकसान भी होंगे जो पककर तैयार होकर गिर जाएंगे, कुछ में नहीं होगा। तो आपको टेलरिंग जरूर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उस सबका जो पका हुआ है, फिर आपको ऐसी वैरायटी खोजनी होगी जो गिरती नहीं हो, पकने के बाद भी गिरती नहीं हो। अगर मॉइस्चर अगर 12-8% पे भी हो तो वो नुकसान ना करे। और आपको दूसरा है कि यदि शुरू में पौधे में यदि डिस्टेंस है तो आपको अपने आप उसमें वीड्स ज़्यादा, खरपतवार आपको ज़्यादा उगेंगे और आपको उस पर खर्च करना होगा। और इसके साथ ही हर वैरायटी जो है एक प्रति मतलब एक क्षमता के साथ आती है कि इतने बीज प्रति एकड़ लगेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो यदि वो ज़्यादा जगह उसको मिलता है तो भी जो बीज का जो प्रति एकड़ क्षमता है वो एक लेवल के बाद कम आएगा। मतलब जो वो वैरायटी उपज दे सकती है, हाइब्रिड उपज दे सकता है, वो इस केस में आपको नहीं मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप मक्के के केस में देखेंगे, जहाँ पर 26,000 पौधे प्रति एकड़ से लेकर अब जो रिसर्च है वो 36,000 40,000 प्रति एकड़ पौधे प्रति एकड़ तक चला गया है। परंतु 40,000 पौधे से जहाँ ज़्यादा पौधा बढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर वो उपज में निगेटिव रिस्पांस दे रहा है। मतलब हर किसी चीज़ का, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ते थे कि रसगुल्ला एक लेवल तक ही अच्छा लगेगा, उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपको उतना स्वाद नहीं देगा। तो प्लांट पॉपुलेशन या डिस्टेंस जो है पौधे के से पौधे के बीच, ये दोनों भी चीज़ें हैं कि आपको बराबर मेंटेन करना होगा। हाई प्लांट पॉपुलेशन, यदि ज़्यादा प्लांट होते हैं तो सीधी सी बात है पानी और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए ज़्यादा लोगों में शेयर होगा। आपस में ही एक पौधा दूसरे पौधे को ढक रहा होगा तो शेडिंग जो हम लोग कहते हैं वो हो रहा होगा। और ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन से यदि पौधे कमज़ोर होते हैं तो बीज जो ग्रेन का साइज़ है, दाने का साइज़ है, वो छोटा हो सकता है, पौधे गिर सकते हैं ज़्यादा वजन के कारण। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसलिए धान का जो हम लोग कहते हैं कि अगर आपने सही बीज का चुनाव किया, अच्छी कंपनी की क्वालिटी सीड ली, प्लांट पॉपुलेशन प्रॉपर किया, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो मेजर पॉइंट्स थे वो थे। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो उसको हम लोग ले सकते हैं। हेलो, किसी के कोई सवाल है यहाँ पे? किसान मित्र या जो भी हमारे पार्टनर्स यहाँ पे, उनके किसी के भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? कुंदन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है किसी के कोई सवाल नहीं है या कोई सवाल कर मुझे लगता नहीं है फिर किसी के सवाल है। थैंक्स अ लॉट कुंदन जी, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार।